हमारे बीच जो आज के अतिथि हैं, परम आदरणीय प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय जी, प्रोफेसर सी जयशंकर बाबू जी, आदरणीय प्रफुल्ल केतकर जी, आदरणीय श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी, मैं सभी अतिथियों से सादर अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय सोमा बंदोपाध्याय जी, आदरणीय विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री सी जयशंकर बाबू जी और आदरणीय प्रफुल्ल केतकर जी, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार करतल ध्वनि से हम सब अतिथियों का स्वागत करें। आवाज में दम नहीं है। आदरणीय प्रफुल्ल जी। नमस्कार मित्रों, कल से आप इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रणाम उदंत मार्तंड में आप सब ज्ञान की गंगा में नहा रहे हैं। आज इस दूसरे दिन के प्रथम सत्र में आप एक अद्भुत अनुभव से सराबोर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो हमारे अतिथियों के स्वागत की परंपरा है उसके लिए आगे बढ़ूं, उसके पहले परिचय देना हमारा धर्म है। मैं सबसे पहले वहाँ से जहाँ से अभी कुछ सुखद सूचनाएं आई, बंगाल की धरती से पधारी प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय जी का परिचय देना चाहूँगा। आप एक बहुत संघर्ष की मिसाल हैं। हम सब जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वो कितने संघर्षों से इस मुकाम तक पहुँची हैं। प्रोफेसर बंदोपाध्याय, आप दो संस्थाओं की कुलपति रही हैं, पश्चिम बंगाल शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय, डायमंड हार्बर महिला विश्वविद्यालय, इन दोनों के कुलपति पद को आपने सुशोभित किया है। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट कोलकाता की पूर्व निदेशक हैं। आप हिंदी विभाग कोलकाता विश्वविद्यालय की भी पूर्व अध्यक्ष हैं। आप रजिस्ट्रार भी रही हैं। आप एक प्रसिद्ध लेखिका हैं और अनेक पुस्तकों का आपने प्रकाशन किया है। 42 मौलिक पुस्तकें हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला में, अनुदित पुस्तकें 15 और 250 से अधिक शोध पत्र पत्रिकाएँ आपकी प्रसिद्ध हैं। आप अपने भारतीय भाषाओं में कृष्ण, बंगभूमि, विश्वकवि रविंद्रनाथ, फणीश्वरनाथ रेणु और ताराशंकर बंदोपाध्याय, वंचितों के कथाकार, पूर्व की अपूर्व दस्तकें जैसी अनेक, मैं यहाँ पर नाम गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, अनेक आपकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं और भारतीय भाषाओं में आपका योगदान अनुकरणीय है, अद्भुत है। आपने एक लंबा जीवन शिक्षा में और अकादमिक जगत में बिताया है। आपका योगदान को हम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं आपके स्वागत के लिए विश्वविद्यालय की छात्रा अनुष्का सिंह से अनुरोध करूंगा कि आपको अंग वस्त्र और पुस्तकें भेंट करके आपका अभिनंदन करें। अनुष्का। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से ताली बजाइए। आपको भी ये संदेश देना चाहिए कि आप भी प्रसन्न हैं बंगाल के परिणामों से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कल जिन्होंने अपना परिचय दे दिया है अपने वक्तव्य से और उनका परिचय यहाँ पर हुआ, उन्होंने अपना संक्षिप्त वक्तव्य दिया उद्घाटन सत्र में। हमारे बीच प्रोफेसर सी जयशंकर बाबू जी हैं, पांडिचेरी से आते हैं, कल परिचय हुआ। पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं। एक सक्रिय पत्रकार, प्रशासक, शिक्षक, इतिहासकार के रूप में आपने ख्याति अर्जित की है। कल हमने आपको सुना है और आपने जिस तरह से दक्षिण भारत में हिंदी और उसके प्रसार पर आपने कल बात की, हम सबका बहुत मार्गदर्शन किया। आपका परिचय सब जानते हैं। मैं अनुरोध करूंगा आर्या शर्मा से कि आप आदरणीय जयशंकर बाबू का अंगवस्त्र और पुस्तकें दे करके स्वागत करें। आर्या जी। सुबह सुबह तालियां अच्छी लगती हैं, ऊर्जा देती हैं, तो आप बजा सकते हैं जी। हमारे बीच में इस कड़ी में
कल जिनको हमने मात्र 5 मिनट सुना था और उस 5 मिनट ने हम सबको झकझोर दिया था, एक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया था। हमारे बीच हैं आदरणीय विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी। आप मूलतः कानपुर से हैं, कानपुर विश्वविद्यालय से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और 1982 में कानपुर में ही एक सांध्य दैनिक जिसका नाम लोक जन समाचार है, उससे आपने पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर बाद में दैनिक आज और दैनिक जागरण के अनेक लॉन्चिंग का भी हिस्सा रहे और आप 1988 से दैनिक जागरण लखनऊ से जुड़े। उसके बाद टीवी में भी कुछ समय आपने चैनल 7 का आप हिस्सा बने और उसके बाद दैनिक जागरण में कार्यकारी संपादक और अभी समूह संपादक के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, ओजस्वी वक्ता हैं। आपका हम अभिनंदन करते हैं और मैं नैवेद्य पुरोहित से अनुरोध करता हूं कि आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस कड़ी में हमारे बीच एक बहुत ही प्रखर नाम, ओजस्वी वक्ता, लेखक, विचारक और भारत में स्वत्व को जगाने वाली अंग्रेजी की एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका ऑर्गेनाइजर के एडिटर आदरणीय श्रद्धेय प्रफुल्ल केतकर जी हमारे बीच में हैं। आपका परिचय सब हम जानते हैं। आप एक रिनाउंड एडिटर हैं, लेखक हैं, वक्ता हैं। आप डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल पॉलिसीज़, चाइना स्टडीज़, हिंदुत्व, भारतीय सिविलाइजेशन इत्यादि विषयों के ज्ञाता हैं। उस पर निरंतर सक्रिय रहते हैं, प्रबोधन देते हैं। देश भर में आप बुलाए जाते हैं, आपको सुना जाता है और आप एक सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल इश्यूज़ के लिए एक बड़ा चेहरा है हमारे बीच में। मैं बड़े सम्मान के साथ, और एक और आपका परिचय है कि आप माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की महापरिषद के सदस्य हैं। मैं बड़े गौरव के साथ आपके स्वागत के लिए कार्तिकेय पंडित को अनुरोध करूंगा कि कृपया अंग वस्त्र और पुस्तकें भेंट कर आपका अभिनंदन करें और आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार करतल ध्वनि से आप अभिनंदन करें। मित्रों, इस स्वागत की परंपरा के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण जो काम हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं, एक कल जैसा पहले दिन विमोचन हुआ था, एक विशेष प्रकाशन इस 200 की पत्रकारिता यात्रा पर उदंत मारतंड के एक विशेष प्रकाशन को विश्वविद्यालय ने अपने हाथ में लिया है और उसके विमोचन के लिए मैं चाहता हूं कि आदरणीय गिरीश उपाध्याय जी हमारे बीच आएँ और इस पत्रिका का आज के अंक का विमोचन किया जाना है। तो मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया विमोचन करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गिरीश जी के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने एक बहुत सुंदर और अच्छे कलेवर से इस अखबार का प्रकाशन किया है और बहुत परिश्रम किया है। उनके परिश्रम को भी एक बार आप अभिवादन कर दीजिए अपनी तालियों से। इस विद्यार्थियों की टीम अनेक अवसरों पर इस तरह के नवाचार करती रहती है और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं वो इस तरह के आयोजनों में जुड़ करके अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं और वक्ताओं को बुलाऊं, उसके पहले जो हमारा आज का सत्र है इस पर मैं 2-3 बातों को आपको साझा करते हुए आगे बढ़ूंगा। कल जो हम लोगों ने चर्चा की उद्घाटन सत्र में, भारत के इस पत्रकारिता यात्रा को लेकर के आदरणीय विष्णु जी ने, आचार्य मिथिलेश नंदिनी जी ने, कुलगुरु जी ने और अनेक वक्ताओं ने अपनी बात रखी। उसके बाद डिजिटल समय में टीवी पत्रकारिता को लेकर के भी यहाँ एक अच्छी चर्चा हुई। और आज का ये जो सत्र है, भारतीय पत्रकारिता का वैचारिक अधिष्ठान, ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इस सत्र में हमारे साथ जो वक्ता जुड़े हैं ये सब लोग अपने जीवन भर इसी अधिष्ठान पर काम करते हुए अडिग रूप से खड़े हुए हैं और भारत की पत्रकारिता का जो वैचारिक अधिष्ठान है उसको जीवित रखे हुए हैं। चाहे हमारे बीच बंदोपाध्याय जी हों, प्रफुल्ल जी हों, विष्णु जी हैं, राजबाबू हैं, ये सब लोग उस धारा से आते हैं। और इस सत्र की जो
भावना है उसके अंदर जब हम लोग विचार कर रहे थे तो उस समय ये बात आई कि आखिर भारत में जो पत्रकारिता की शुरुआत हुई और ख़ासकर जो उदंत मार्तंड जो हिंदी में हिंदुस्तानियों के हित के हेत इस विचार के साथ शुरू हुआ। और कल स्वामी जी ने जो श्लोक का भी उल्लेख किया जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया था, तो वो इसके पीछे का जो भाव है, जो विचार है, वो क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आज के युग में जो अखबार, टीवी चैनल वगैरह कुछ भी शुरू होता है तो उसके पीछे के कुछ कारण अलग तरह के हैं। आज हमारे सामने बाज़ार भी मुँह बाए खड़ा है, आज ग्लोबल मार्केट फोर्सेस भी खड़ी हैं, आज दुनिया भर की रेडिकल शक्तियाँ भी खड़ी हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक अधिष्ठान होता है जिस पर बात आगे बढ़ती है, कोई यात्रा शुरू होती है। तो हमारे ये जो यात्रा है 200 साल के जो हम उत्सव मना रहे हैं, जो प्रसंग मना रहे हैं, उसके पीछे का जो स्वत्व है, उसके पीछे का जो हमारा राष्ट्रबोध है, भारत बोध है, स्वाभिमान है, लोक जागरण है, अभिव्यक्ति की शक्ति है, वो बातें क्या हैं और उसको लेकर के हम क्या चर्चा कर सकते हैं, अतिथियों से क्या जान सकते हैं। क्योंकि ये जो यात्रा उदंत मार्तंड के माध्यम से जुगल किशोर शुक्ला जी ने शुरू की, वो कोई बिजनेस करने नहीं चले थे, वो ज़रूर उसके पीछे का कोई विचार था। वो विचार क्या था और वो विचार आगे कैसे बढ़ा, कैसे उसने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्र और समाज के गौरव को जागृत करना पत्रकारिता का एक बड़ा धर्म है। और पत्रकारिता केवल आलोचना का काम नहीं है, वो सृजनात्मक भूमिका भी निभाती है, सकारात्मक भूमिका भी निभाती है। तो ये केवल भारत के समाचार नहीं, भारत के बोध को भी जागृत करना, उसके जीवन परंपराओं, मूल्यों, उसकी विविधता, उसकी एकात्म दृष्टि को रेखांकित करना, ये भी पत्रकारिता का धर्म है। और राष्ट्र निर्माण में जो योगदान अनेक लोगों ने दिया, उसमें पत्रकारिता ने कितना बड़ा योगदान दिया है, उसकी चेतना क्या है, उसकी राष्ट्रीय चेतना क्या है, उसमें उसके लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे वो साथ लेके चलती है, इस तरह की जो बात है। लोक जागरण एक बहुत बड़ा विषय है और समाज में चेतना, संवेदनशीलता, सहभागिता, वंचितों की आवाज़ बनना, एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना और उसकी आवाज़ को सामने लाना, ये पत्रकारिता का लोकहित जो भूमिका है वो भी इसके पीछे कहीं ना कहीं एक विचार है। इस तरह से समाज में जो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है, ये जो क्षमता है पत्रकारिता के भीतर, ये किस तरह से आगे बढ़ी है और इसका उद्देश्य क्या है, सत्य को साधना, सत्य को सामने रखना, संतुलन भी बनाना और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ नैतिक अनुशासन के साथ पत्रकारिता को जीवित रखना, ये एक बड़ी यात्रा है, महायात्रा है। कल एक विद्यार्थी जो ये पत्रकार जो ये अखबार तैयार कर रहे हैं, तो वो हमसे भी पूछ रहे थे आप इस पर कुछ कहिए। मैंने कहा कि मैं तो पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन हम लोग कुछ शिक्षा जगत में करते रहते हैं, तो मुझे बस इतनी सी बात समझ में आ रही है कि ये एक महायात्रा है। इस महायात्रा के हम एक 200 साल के पड़ाव पर खड़े हैं। ये यात्रा इसी ज्वाला के साथ, इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी शक्ति के साथ चलती रहे, इसके लिए आयोजन किया गया है और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो, इसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान, वीर भारत न्यास, MPCST जैसी संस्थाओं ने एक कुछ योगदान, गिलहरी योगदान दिया है। तो इस सत्र में मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब सबसे पहले मैं चाहूँगा अपने श्री प्रफुल्ल केतकर जी को कि वो आएँ और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं, अपने उद्बोधन से हमें प्रेरित करें। आदरणीय प्रफुल्ल जी। धन्यवाद मुकेश जी। मंच पर इस सत्र में मेरे साथ शिक्षा और मीडिया जगत की बड़ी हस्तियां हैं। डॉक्टर जयशंकर बाबू, आदरणीय विष्णु जी, मान्य सोमा जी। मंच पर सभागार में सामने भी कुलगुरु विजय जी, अन्य महानुभाव और युवा मित्रों, दो बातें पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एक तो मैं ज़रा इसमें अंग्रेज़ी में कहूँ तो मिसफिट वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि एकेडमिक जगत से शुरू की और एक्सीडेंटली पत्रकार हो गया।
तो एकेडमिक ने मुझे नकार दिया, पत्रकारिता ने पूरा स्वीकार नहीं किया, ऐसा एक व्यक्ति हूं। दूसरा, आपने कहते हुए कहा है कि हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष है। मैं तो अंग्रेजी का पत्रकार हूं, और वो भी एक्सीडेंटल हूं। एक बात शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुझे लगता है कि ये भेद ही कि भाषा का पत्रकारिता से कुछ लेना देना होता है, ये भेद ही जानबूझकर क्रिएट किया गया है कि अंग्रेजी की कुछ अलग पत्रकारिता होती है, हिंदी की कुछ अलग होती है, भारतीय भाषाओं की कुछ अलग होती है। मुझे लगता है कि पत्रकारिता का विचार महत्वपूर्ण होता है, भाषा तो उसका माध्यम होती है। मैं भारत में अंग्रेजी में लिखने वाला शायद अकेला ऐसा संपादक हूं जो इंडिया को भारत लिखता है और तय करके लिखता है कि नहीं, मेरी पत्रिका में भारत ही लिखा जाएगा। इंडिया तो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, कम ज्यादा होती रहती है, भारत एक वैचारिक अवधारणा है। तो पत्रकारिता के पीछे का विचार इस सत्र का मूल विषय है, उसका स्वत्व, उसकी राष्ट्रीयता। तो मेरा मानना है, मैं एक्सीडेंटल पत्रकार बना, उसके पीछे एक पत्रक था। जेएनयू में मैं पढ़ रहा था, तो वो भी एक मेरा क्वालिफिकेशन है, जेएनयू में पढ़ना और राष्ट्रीय विचारों की पत्रकारिता करना। तो उस समय मैंने एक पत्रक लिखा था और उसका मैंने शीर्षक दिया था, आई एम लेफ्ट, एम आई राइट। और ये जो लेफ्ट और राइट की अवधारणा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई थी, और ये बाकी सब लोग जो है वो बन चुके हैं, तो मैं युवाओं से ही बात करूंगा, उनको मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वैसे भी हमारा संवाद कभी भी होता ही रहता है। तो मैं आप लोगों से, जो युवा पीढ़ी है, उनसे बात करूंगा। ये लेफ्ट और राइट की अवधारणा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई, वो भारत में सबसे अप्रासंगिक अवधारणा है। पश्चिम में सारा का सारा पत्रकारिता में या वैचारिक जगत में जो विचार आया, उसके पीछे 3 मूलभूत सिद्धांत थे। एक, चर्च को चैलेंज करना, यह साइंटिफिक होता है। तो आप धर्म को प्रश्न किए बिना, मतलब क्योंकि उन्होंने रिलीजन को धर्म में भाषांतरित किया या धर्म को रिलीजन में कन्वर्ट किया, तो उस कारण से आप साइंटिफिक तभी हो जब आप रिलीजन को, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, उस समाज के क्वेश्चन कर रहे हो। दूसरा, आप जब तक राज्य की व्यवस्था को मूल्यों से, धर्म से अलग नहीं करते, आप सेक्युलर नहीं हो, तो आप वैचारिक नहीं हो। क्योंकि वहां से पोप से स्टेट को अलग करना, यही आधुनिकता का आधार बन गया था। तो वो जैसे एकेडमिया में आया, वैसे मीडिया में आया। और तीसरा, मीडिया या कोई भी लेखन, कोई भी कला, कोई भी प्रस्तुति, मतलब मैं हमेशा यह प्रश्न करता हूं, गुटनबर्ग की प्रेस और जो मोनालिसा का पेंटिंग, ये 2 ऐतिहासिक घटनाएं क्यों हैं? तो लोग उत्तर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, प्रिंटिंग प्रेस हुआ, साइंटिफिक इनोवेशन हुआ, नहीं नहीं नहीं, वो तो एक बहुत आर्टिस्टिक ये था। आपसे लोग झूठ बोल रहे हैं। ये 2 पहली ऐसे घटनाएं थी जहां पे यूरोप के सांस्कृतिक, वैचारिक पूरे धरातल पर चर्च को चैलेंज करते हुए बाइबल को अन्य भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। और पहला ऐसा चित्र था जो बाइबल की कहानियों से इतर चित्र ड्रॉ किया गया था, इसलिए मोनालिसा पॉपुलर हुई। वो प्रोटेस्ट था, वहां से प्रोटेस्टेंटनिज्म आया, पत्रकारिता प्रोटेस्ट का साधन बन गई, और इसलिए वो व्यक्ति के अभिव्यक्ति का जो चैलेंज करता है व्यवस्था को, वो पत्रकार है। अब इस वैचारिक जरा धरातल को यदि हम नहीं समझते हैं, और उससे भारत की पत्रकारिता कैसे अलग है, इसलिए मैंने जो लिखा कि आई एम लेफ्ट, एम आई राइट, उसका एक आधार जेएनयू में था कि यदि फ्रेंच राज्य क्रांति में जो सत्ता में है, जो विचार प्रभुत्वशाली है, उसको चैलेंज करने वाला यदि लेफ्ट है, तो जेएनयू में लेफ्ट तो सो कॉल्ड लेफ्ट इज लेफ्ट, सो कॉल्ड लेफ्ट इज राइट, वो मोनोपोलिस्ट है, उसको चैलेंज करने वाला लेफ्ट होना चाहिए।
लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात मैंने कही थी कि इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट थिंक इन बाइनरीज, दिस और दैट में हम नहीं सोचते। आज जो मीडिया में सबसे बड़ी बीमारी है कि डिबेट के नाम पर नो 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 यू डोंट एनालाइज, यू डिबेट, आप इस तरफ हो या इस तरफ हो। अरे भैया, मोदी भक्त और मोदी हेटर्स के बीच में भी बहुत बड़ी दुनिया है, भारत उस पर चलता है। और ये केवल मैं उदाहरण के लिए आपको समझने के लिए बता रहा हूं, लेकिन हर चीज के बारे में, आप सेक्युलर हो या कम्युनल हो, आप नेशनल हो या एंटी नेशनल हो, भारत का विचार कभी भी ऐसे नहीं रहा। मैं मराठी भाषिक हूं, दिल्ली में रहता हूं, अंग्रेजी की पत्रकारिता करता हूं, जेएनयू में पढ़ा हूं, फोर्ड स्कॉलर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, ऑर्गेनाइजर का पत्रकार हूं, और ये मेरी एक ही बॉडी में सारी आइडेंटिटीज है और इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये भारत में ही संभव है कि मल्टीपल आइडेंटिटीज कैन कोएग्जिस्ट। ये पश्चिम की विचार को कभी भी समझ में नहीं आया, इसलिए हमारे पत्रकारिता का सबसे पहला जो उद्घोष था जिसमें नारद जी छपे थे, नारद को हमने हमारे संवाद का, कम्युनिकेशन का आधार बनाया। उसका कारण था हमारे पत्रकारिता का पहला विचार स्वधर्म था, नॉट रिलीजन, भारत का स्वधर्म। दूसरा भारत का विचार यदि हम पत्रकारिता का सोचते हैं तो वो स्वदेशी था, जो इस देश से प्रसूत है उसको युगानुकूल तरीके से समाज जागरण के लिए फिर से परिभाषित करना, यह पत्रकारिता का दूसरा तत्व बना। तीसरा तत्व बना स्वभाषा और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वभाषा यानी भाषांतर नहीं। बहुत बार हम हिंदी में या भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के शब्दों का भाषांतरण करते हैं और फिर कहते हैं मैं भारतीय भाषाओं में लिखता हूं। उसका क्लासिक उदाहरण मैं देता हूं, नागरिक। भारतीय भाषाओं में अंग्रेज आने से पहले कहीं पे भी नागरिक शब्द है, लेकिन वो नगरों से जुड़ा हुआ है। जो नगर में रहता है वो नागरिक है। आज भी आप नागरिक बनाने के चक्कर में पड़े हो, इसलिए गांवों को उजाड़ रहे हो। जंगलों में रहने वाला तो नागरिक नहीं हो सकता, तो पहले उनको उजाड़ो या उनको नगरों में लाओ, माइग्रेट कराओ, फिर अर्बनाइजेशन इज डेवलपमेंट। तो विकसित राज्य कौन से है? तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। क्यों? अर्बनाइजेशन 55% से ज्यादा है। ये कौन सा क्राइटेरिया हो भी? तो भारतीय भाषाओं में शब्द था राष्ट्रांग, लोक, लेकिन आज हम नागरिक बनाने के चक्कर में सबको, क्योंकि वहां पे संकल्पना आई कि हु इज अ सिटीजन, a person who has migrated from rural area to urban area, working in the industry, paying the taxes, and that's why I have voting rights. बीच बीच में अंग्रेजी बोलूंगा, अंग्रेजी का पत्रकार है, थोड़ा सा लगना चाहिए, और अंग्रेजी में बोलने के बाद विद्वान भी लगता है भारत में। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ, तो हमने सिटीजन को नागरिक किया। उन्होंने जैसे धर्म को रिलीजन से इक्वेट किया, वैसे ही नेशन स्टेट को हमने राष्ट्र मान लिया। बल्कि राष्ट्र की संकल्पना 1648 में नेशन स्टेट की संकल्पना आने से बहुत पहले से थी। अकेले वैदिक वांग्मय में 300 बार राष्ट्र शब्द आया है। तो भारत का विचार ये स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा से होकर स्वराज तक गया था। भारतीय पत्रकारिता में भी वही चेतना हमको निरंतर दिखती है। भारतीय पत्रकारिता के विकास में उतंड मार्तंड उस स्वधर्म और स्वदेशी की चेतना का, स्वभाषा की चेतना के पुनर्स्थापना का प्रयास था। इसलिए उसके ये 200 वर्ष मनाने चाहिए। ये हिंदी पत्रकारिता का प्रयास नहीं था, यह भारतीय विचारों की पुनर्स्थापना का प्रयास था। जो गैजेटियर्स के नाम पर, टाइम्स के नाम पर, जो अंग्रेज उनकी दृष्टि से भारत को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे थे, उस भारत की अवधारणा को हम नहीं मानते, भारत को हम भारत की दृष्टि से परिभाषित करेंगे, उसका वो प्रयोग था। और इसलिए 1955 के बाद इसमें बहुत सारे स्थित्यंतर आए। दुर्भाग्य से 55 में प्रेस काउंसिल बनने के बाद और सरकारी एडवर्टीजमेंट के आधार पर पत्रकारिता पालने का जब से
चक्कर शुरू हुआ तो समाज के साथ पत्रकारिता का, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इस स्व के प्रति जो उत्तरदायित्व था वो हल्का कम हुआ। लेकिन फिर भी एक पीढ़ी ऐसी थी जिसने 1975-77 तक इस ज्वाला को बनाए रखा। आपातकाल में इस पर आघात लगा, इसमें मुझे बहुत अभिमान है। ऑर्गेनाइजर पहली ऐसी पत्रिका थी 1949 में भी, पहली सेंसरशिप संविधान लागू होने से पहले जिस पत्रिका पर लगी वो ऑर्गेनाइजर थी। पहला केस भी जो हुआ पत्रकारिता में स्वाधीन भारत में वो ऑर्गेनाइजर पर था, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का केस ऑर्गेनाइजर ने जीता। रेड क्रॉस और एक था वो कम्युनिस्ट विचारों का था, रमेश थापर निकालते थे, इधर से के.आर. मलकानी जी थे। 1975 में भी आपातकाल में सबसे पहले काला पेज तो आपको सबको याद है, लेकिन सबसे पहले अरेस्ट होने वाले पत्रकार और इमरजेंसी की घोषणा करने वाला पत्रकार के.आर. मलकानी जी थे। 25 जून की रात को अरेस्ट होने वाले, और दूसरे दिन जिसने इमरजेंसी की घोषणा की वो चलाते थे। उस समय ऑर्गेनाइजर का सिस्टर पब्लिकेशन था द मदरलैंड। दुर्भाग्य से वो बाद में रिवाइव नहीं हो सका, लेकिन उसको इमरजेंसी में सबसे पहले ताला लगा वो मदरलैंड था, जिसकी बिजली काटी गई, जिसके अकाउंट सीज हुए। लेकिन यह कालखंड ऐसा था जहां पे स्वत्व को सबसे ज्यादा झटका लगा। सरकार पर निर्भरता यह पत्रकारिता का आधार हो गया। सारे आज के जो हम अराष्ट्रीय विचारों के आधार पर पत्रकारिता को डिफाइन करना, मतलब आपने मुझे बुलाया तो मैं तो ब्रांडेड हूं, ऑर्गेनाइजर का संपादक है तो संघ के मुखपत्र का, संघ ने कभी नहीं कहा हमारा कोई मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर ने कभी नहीं कहा हम आरएसएस के मुखपत्र है। किसने कहा? फ्रंटलाइन ने कहा, इसलिए हम मुखपत्र है। और फ्रंटलाइन का संपादक क्या करता है? कम्युनिस्ट पार्टी के फोरम पर जाकर उनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन करता है, वो ऑब्जेक्टिव है। किसने डिफाइन किया भाई? पत्रकारिता भारतीय होती है या अभारतीय विचारों की होती है? मैं भारत विरोधी नहीं कह रहा हूं, कम्युनिस्ट हो, लिबरल हो, कोई पत्रकारिता, आप प्लीज, फैक्ट्स आर सैक्रोसैंक्ट, फैक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई पत्रकारिता ऑब्जेक्टिव नहीं होती। आप भारत के साथ खड़े हो, भारतीय विचारों से पक्के हो, अभारतीय विचारों के होते हुए भी आप भारत के साथ खड़े रह सकते हो। आपका विजन हो सकता है नहीं मुझे भारत ऐसा बनाना है कम्युनिस्ट क्रांति पर, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन आप उस पर एक बुर्का पहनकर फिर कहते हो नहीं नहीं मैं तो एक ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट हूं, मैं तो इंटेलेक्चुअल हूं, मैं तो पत्रकार हूं, बाकी सब राइट विंगर है, बाकी सब गोदी मीडिया। ये कौन डिफाइन करेगा भाई? आज तक किसके गोदी में बैठे हुए थे? मैं इसलिए केवल इसने संदर्भ दे रहा हूं क्योंकि आज इसके शिकार आप लोग हैं। जो इंस्टाग्राम जनरेशन है, जो स्नैपचैट जनरेशन है, वो उसकी शिकार है। और इसलिए मेरा सबसे इतना ही आग्रह है कि ये जो स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा के आधार पर स्वराज तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा की लड़ाई को हमने कम्युनल मान लिया, रिग्रेसिव मान लिया, बैकवर्ड मान लिया, एंटी मॉडर्न मान लिया, अनसाइंटिफिक मान लिया। आज की पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ा जो द्वंद्व है वो स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा की उस लड़ाई को स्वराज के साथ फिर से इंटीग्रेट करने का है। वंदे मातरम 1905 में जिस बंगाल में कभी भी यार पूरे भारत में लाल बाल पाल ने कभी भी कम्युनल नहीं था, वो 1937 आते आते कम्युनल हो गया, और भारत में उसको फिर से गंवाने के लिए 75 साल वेट करना पड़ा। जिस वंदे मातरम ने बंगाल के विभाजन को टाल दिया था, और उस समय का वंदे मातरम का पत्रक और एक एक संपादकीय देख लीजिए, श्री अरबिंदो लिख रहे हैं उस समय का, किस तरीके का राष्ट्र जागरण एक वंदे मातरम का एडिटोरियल कर रहा है, उसको सुब्रमण्यम भारती तमिल में भाषांतरित करके तमिल में चला रहे। उस समय तो बाल गंगाधर तिलक को कोई बोलता नहीं है कि एक चित्पावन ब्राह्मण पुणे के नेता है। आज अचानक महाराष्ट्र में तिलक जो है वो ब्राह्मणों के नेता हो गए। लाला लाजपत राय तो कोई कहता नहीं कि पंजाबी खत्रियों के नेता है। बिपिन चंद्र पाल को कोई कहता नहीं कि ये बंगालियों के नेता है। लाल बाल पाल ये पूरे भारत का नेतृत्व करते हैं उस वंदे मातरम के साथ। उस भारत की स्व की चेतना को पुनर्जागरण कैसे करना, आज के सोशल मीडिया के और सारे इस जगत में मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आज जब हम
उतंड मार्तंड के 200 वर्ष मना रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि जुगल किशोर शुक्ल जी की उस स्मृति को सही श्रद्धांजलि यही होगी कि हम पत्रकारिता को उस स्व के साथ फिर से एक बार जोड़े, उस राष्ट्रीयता के भाव के साथ जोड़े, उस राष्ट्रीयता के भाव के साथ लोक जागरण करें, समाज के भरोसे पत्रकारिता करें, और उसके आधार पर हम इसमें बहुत सारे विषय, टेक्नोलॉजी का, फाइनेंस का, ये सारे विषय सोचने पड़ेंगे आज के संदर्भ में, लेकिन हम उस दिशा में चल पड़े और इस सारे आयोजन से उस दिशा में सोचने वाली एक पीढ़ी खड़ा करने का प्रयास यदि हो पाया, तो मैं मानता हूँ कि सही मायने में हम नारद जी के कम्युनिकेशन के थियरीज को भी आज के संदर्भ में पुनर्भाषित कर पाएंगे, और उतंड मार्तंड की 200 साल की जो एक लीगेसी है, उसका जो हेरिटेज है, उसको भी सही मायने में सेलिब्रेट कर पाएंगे। वो करने की प्रेरणा हम सबको मिले, यही शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रफुल्ल जी। आपने बहुत सही बात कही कि भारत का जो विचार है वह स्वधर्म स्वदेशी स्वराज का विचार है, और भारतीय या अभारतीय विचारों का जो आपने रेखांकन किया वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, विद्यार्थियों के लिए खासकर। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अब आगे के जो हमारे वक्ता हैं, जिनको हमने कल एक टीचर के रूप में सुना था, आदरणीय श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कृपया अपना उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। जो ये मल्टीमीडिया का जो नया युग है, उसमें जो हिंदी में पत्रकारिता और अंग्रेजी में जर्नलिज्म, मैं कई बार सोचता हूँ कि अब इस शब्द को पुनर्भाषित करने का समय आ गया है। और जो अभी एक खेमे में बंधे होने की बात थी, तो प्रिंट, विजुअल, डिजिटल वगैरह वगैरह, तो उसके एकीकरण और उसके एकत्व का समय आ गया है, और तभी हम स्वबोध से लेकर के और भारत बोध की जो संकल्पना और उसका क्रियान्वयन है उसमें समर्थ होंगे। सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका संवाद प्रत्यक्ष होता है। वो भी सब संवाद करते हैं, चिड़ियाँ भी संवाद करती हैं, पशु भी संवाद करते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जिसका संवाद समझ में आता है। हमारे गांव में एक बाबा थे, और आप लोगों के यहाँ भी ऐसा हुआ होगा, तो वो चिड़ियों से बात करते थे, और कभी कभी हास परिहास के बोध में कुत्तों को आपस में लड़ा देते थे, ऐसे उन्हीं की भाषा में बात करके। अभी भी इस कालखंड में ऐसे मनुष्य वेश में श्वान हैं जो खुद लड़ा रहे हैं, दूसरों को लड़ा रहे हैं, तो हैं। तो हम तो न वादी हैं और न प्रतिवादी हैं, न कोई वाद है और न कोई प्रतिवाद है, हम तो संवादी हैं, और हम संवाद में विश्वास करते हैं। जो कहते हैं कि लोकतंत्र बंदूक की नाल से निकलता है, या और भी तमाम परिभाषाएं हैं, लेकिन जो मनुष्य है और जो मनुष्य का मनुष्यत्व है, उसका जो लोकतंत्र है उसके मुख से निकलता है, उसके संवाद से, उसकी वाणी से निकलता है, उसके संतत्व और उसकी अंतश्चेतना से निकलता है। और जो एक शब्द है स्वबोध, स्वबोध, परम पूज्य आचार्य जी कल कह रहे थे, तो वो पूरी जो अपने छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको संबोधित कर रहे थे। तो अभी प्रफुल्ल जी ने कहा कि
आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। स्वयंसेवक तो सदैव रहता है, रहे नहीं हैं। एक बार स्वयंसेवक हो गया तो जीवन भर के लिए हो गया है। तो पत्रकार तो स्वयंसेवक ही होता है और स्वयंसेवक ही संवादी होता है। जो स्वयं प्रेरणा से, स्वयं से, स्व से प्रेरित होकर राष्ट्र, समाज, संस्कृति, संस्कार के उन्नयन और उत्थान के लिए संकल्पबद्ध होकर, आत्मचित्त होकर जो अपने जीवन को एक अभियान में परिवर्तित कर देता है, वही स्वयंसेवक होता है, वही संवादी होता है। तो ये जो स्व है, स्व ये स्व तो तभी है जब तक हम आध्यात्मिक नहीं होंगे, तब तक अपने स्व का बोध नहीं होगा। और ये भावबोध में और भौतिकता में, लोकाचार में और अपभ्रंश में ये जो आध्यात्मिक शब्द का एक बड़ा संकुचित अर्थ और तात्पर्य निकाला गया। जब कोई दिवंगत होता है तो हम कहते हैं कि वह बड़ी आध्यात्मिक विभूति थे। क्यों? क्योंकि वो पूजा पाठ में विश्वास करते थे, तो उनको आध्यात्मिक कहते हैं। किंतु आध्यात्मिक तो वो है जो अपने को, अपने स्व को अधिक से अधिक जानने, समझने और उसके अवगन में लगातार सतत रहता है, वो आध्यात्मिक होता है। जो सदैव अपने निकट होने और अपने नैकट्य से अपने सन्निकट होने, वह आध्यात्मिक होता है। तो यदि आप आध्यात्मिक हैं तो आप संवादी हैं। जब मैं संवादी बोलूं तो आप उसको ब्रैकेट में पत्रकार समझिएगा, क्योंकि मैं संवादी करने का अभ्यास करना हूं। तो जो आप अगर संवादी हैं और आप अगर स्वयंसेवक हैं तो फिर आप आध्यात्मिक हैं। और यदि आप आध्यात्मिक हैं, अपने निकट हैं, अपने सन्निकट हैं, तो आप संवादी हैं। तो इसलिए हम सब आध्यात्मिक हैं, हम सब आध्यात्मिक हैं। और जो आध्यात्मिक है वो ब्रह्म की सत्ता में विश्वास करता है। क्योंकि यदि ब्रह्म की सत्ता में विश्वास करता है, क्योंकि ब्रह्म हमारे अंतर्निहित है, ब्रह्म हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब ब्रह्म हैं, हम सब ब्रह्म के अंश हैं। तो जो ब्रह्म है और जो ब्रह्म की सत्ता में विश्वास करता है, वो ब्राह्मण है। यदि आप में जितने भी लोग हैं वो यदि ब्रह्म की सत्ता में विश्वास करते हैं तो ये सब ब्राह्मण है। ये जो जाति शब्द का अनुचित प्रयोग होता है, ये बहुत अनुचित प्रयोग हो रहा है। ये जाति, हम जो ये जाति का जो एक लोकाचरण में जो शब्द प्रयोग में अर्थ ले रहे हैं, बहुत अनुचित है और ये भारत के लिए और अपने लिए बहुत घातक है। जाति तो वस्तुतः स्किल है, कौशल है। ज्ञाति का अपभ्रंश है जाति। जिन्होंने अपने अपने स्वाध्याय और पुरुषार्थ से जो स्किल डेवलप किया, अपना जो कौशल विकास किया, वह उनकी ज्ञाति हो गई और वही उनकी जाति हो गई। तो ये जो जाति, जो अगड़ा पिछड़ा कोई भौतिक रूप से नहीं होता है, ना कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा होता है। पिछड़ा तो मन से होता है, मस्तिष्क से होता है, आत्मबोध से होता है। वो पिताजी IAS हो गए, जो एक व्यवस्था दी गई है उससे, फिर भी चूंकि वो मन से पिछड़े हैं, इसलिए अपने पुत्र के लिए भी उसी जिस व्यवस्था से IAS हुए हैं उसकी कामना कर रहे हैं। वो अब आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, वो भौतिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, वो वस्तुतः मस्तिष्क और अपनी बौद्धिक क्षमता से पीड़ित हैं। इसलिए वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसी व्यवस्था के, कोई भी पिछड़ा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक रूप से नहीं होता है, आत्मिक रूप से होता है, बौद्धिक रूप से होता है। तो जब तक हम आध्यात्मिक हैं तो हमें अपने स्वबोध की बात करनी है, और जो स्वबोध होता है वह आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित। कल आचार्य जी कह रहे थे, कोई ये जो युवा मन है, इसके लिए सबसे जो अब है, वो आपने कहा भी कि एक अवस्था है और उस दौरान कुछ शारीरिक संरचनाएं होती हैं और कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो वो जो प्रीति, प्रतीति, अनुभूति, तमाम प्रकार की, तो वो जो उसकी बात हो रही थी, तो आपने कहा कि जब आप आत्मनियंत्रित होगे
तभी आप आत्मनिर्णय करने के अधिकारी होगे, समर्थ होगे। तो जब तक स्वबोध होगा और हम एक संवादी होने के नाते आत्म केंद्रित होंगे और आत्म केंद्रित होने के नाते अपने आत्म पर नियंत्रण करने में समर्थ होंगे, तब हम स्वनिर्णय के अधिकारी होंगे। जब हम स्वनिर्णय के अधिकारी होंगे तो फिर जो हमारी वैचारिकता है उस पर अडिग अटल रह सकेंगे, और फिर उसके बाद जो एक संवादी का पुरुषार्थ होता है वो होता है अध्ययन, पठन और पाठन। उससे फिर हमारी जो वैचारिक निष्ठा है वो फिर और परिपुष्ट होती है, लगातार परिपुष्ट होती है। और जो वैचारिकता है उसका जो मूल है वो सदैव, वैचारिकता का मूल सदैव एक बीज के केंद्रित रहता है, किंतु व्यावहारिकता की जो आवश्यकता और अपेक्षाएं हैं उनमें से उसका बोलना और उसका व्यवहार वो थोड़ा सा ऊपर से बदलता हुआ दिखता है, यद्यपि ऐसा नहीं होता है। अपना एक संगठन है जिसके बारे में तमाम लोगों की, उस पुस्तक में तो ये कहा गया था, अब इस पुस्तक में ये कह रहे हैं, उस समय ऐसी बात कहते थे, वैसी बात कह रहे हैं। तो वस्तुतः जो मूल वहां मूल ही है, लेकिन जो तात्कालिक आवश्यकताएं, अपेक्षाएं हैं, तो उनमें आपका, जब आप रिपोर्टर होते हैं, मूल आपका वही है, बीज आपका वही है, तब आपकी व्यावहारिकता दूसरी होती है। जब आप आउटपुट पर आते हैं, डेस्क पर आते हैं, मूल आपका वही होता है, वैचारिकता वही होती है, लेकिन आपकी जो व्यावहारिकता है वो चेंज हो जाती है। और जब आप संपादक हो जाते हैं, कुछ मैनेजमेंट और प्रबंधन का हिस्सा हो जाते हैं, मैनेजर जैसे हो जाते हैं, मूल वैचारिकता का वही रहता है, लेकिन थोड़ी सी व्यावहारिकता अलग से दिखती है। कहते हैं मैनेजमेंट का आदमी है, संपादक हो गया। तो ये जो आत्मनियंत्रण है, आत्मबोध और आत्मनियंत्रण है, तो ये जब तक आत्मनियंत्रण नहीं होगा तब तक हमारा वैचारिक अधिष्ठान पुष्ट नहीं होगा, और जब तक स्वबोध नहीं होगा तब तक भारत बोध नहीं होगा, राष्ट्र का बोध नहीं होगा। एक हमको सिखाया गया शुरू से कि पत्रकार निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष का एक और पर्याय है तटस्थ होना। तो ये उन लोगों ने हमें सिखाया कि पत्रकार निष्पक्ष होता है और पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए जो जीवन भर केवल पक्षपात और भेदभाव करते रहे। बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत सुनियोजित तरीके से हमें बताया गया कि पत्रकार और पत्रकारिता जो है निष्पक्ष है। निष्पक्ष तो हो ही नहीं सकते, निष्पक्ष तो निगेटिविटी है। निष्पक्षता और नपुंसकता ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। हम तो सपक्ष हैं और हम एक पक्ष में हैं, और हम उसी पक्ष का लेकर के ये जो संवादी की जो व्यस्तता और व्यवसाय है, मैंने उसको चुना और आप लोग ने चुना। बैंक में पीओ हो सकते थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आईएएस हो सकते थे, लेकिन हमारी जो वैचारिकता है और हमारा जो वैचारिक अनुष्ठान है उसकी स्थापना में यदि मेरा जीवन थोड़ा सा भी लेश मात्र उसमें योगदान कर सके तो मैं इस संवादी के व्यवसाय में आया हूं। बड़ी गाड़ी, बड़ा मोबाइल, ये जो सिखाया जाता है। अभी हम लोग बैठे थे अनौपचारिक रूप से, तो क्या ऑफर 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 जो इंटरव्यू के लिए बच्चे आते हैं, तो मेरे लिए तो आज तक कहीं से ऑफर ही नहीं आया। एक समाचार पत्र में भर्ती हुआ, जूनियर सब एडिटर, वहीं रिटायर हो गया, किसी ने ऑफर ही नहीं दिया। और लोग कहते हैं मेरा वहां से ऑफर है, वहां से ऑफर है। ये कौन सा, मैं समझ नहीं पाई, ये ऑफर क्या होता है? तो ऑफर ये होता है, ऑफर ये होता है, मुझे तो देश से ऑफर है, अपने राष्ट्र से ऑफर है। और कोई भी स्वयंसेवक और संवादी होता है उसको तो राष्ट्र का ऑफर है। देश हमारे लिए नहीं है, राष्ट्र हमारे लिए नहीं है। हम एक संवादी और स्वयंसेवक होने के नाते हम देश के लिए हैं, हम राष्ट्र के लिए हैं। सृष्टि हमारे लिए नहीं है, ये प्रकृति हमारे लिए नहीं है, इसका जो दोहन संसाधन, हम प्रकृति के लिए हैं, हम सृष्टि के लिए। ये देश हमें देता है सब कुछ,
हम भी तो कुछ देना सीखें। यही स्वबोध है, यही भारत बोध है, और यही जो संकल्पना है। और जो आचार्य जी, मैं तो आचार्य जी के वशीभूत हूं। देखिए मेरे रोए खड़े हो गए। तो मैं कल से सोच रहा था कि हम कुछ अपना बोले कि उन्हीं की कॉपी करते रहें। तो यही तो गुरुडम है ना, यही गुरुडम है, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। किसी प्रकार का आग्रह नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, लेकिन स्वभाव, और स्वभाव में ही जो भाव, और उसी भाव में ऐसे बह जाते हैं। तो जो कल उन्होंने कहा कि भाई जो युवा मन है, चूंकि भाई थोड़ा गंभीर हो जाएगा तो मेरी तो वैसी अवस्था है और बच्चे सोच रहे होंगे कि कहाँ से समय व्यतीत करने आ गया। तो जो युवा मन है, इसको युवा रहने दो, इसको युवा रहने दो। अभी से वैराग्य और सन्यास की बात मत सोचो, क्योंकि युवा मन के दौरान जो वैचारिक स्थापना और अधिष्ठान होता है वो शाश्वत होता है, और वो अगले जन्म में भी रहेगा, इसकी गारंटी रहती है। इसलिए युवा रहिए, और युवा रहोगे तो इनोवेशन होगा, अनुसंधान होगा, संधान होगा, अभिधान होगा। कल महाराज जी ने कहा ना, एक संविधान की हल्की सी क्षेपक में चर्चा की आचार्य जी ने। तो वो जो संविधान है वो राजकीय है और उसकी अपनी एक मर्यादा है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक युवा यदि वास्तव में युवा होता है तो वो अपना विधान खुद रचता है, खुद रचता है, खुद निर्णय लेता है, स्वयं निर्णय लेता है, और उसका जो विधान है वही उसके जीवन का संविधान होता है। होंगे कोई जिन्होंने संविधान लिखा होगा, और पता नहीं संविधान निर्माता है जो भी। प्रत्येक युवा अपने विधान का निर्माता होता है, अपने संविधान का निर्माता होता है, और वो जो अपने लिए संविधान रचता है जीवन भर उसी पर चलता है, यदि वो युवा है तो। और ये उसके आत्मनियंत्रण से संभव है, ये उसके संस्कार और आचरण से संभव है। यदि नियंत्रण है तो अपना विधान रचेगा। युवाओं के बारे में बहुत सी चीजें हैं। एक संस्कृत में नीति या क्या इंटर में था, तो उसमें ऐसा कहा गया, मुझे पूरा याद नहीं है। तो उसमें वो जो ऋषि हैं जिन्होंने संस्कृत के श्लोक की रचना की होगी, तो वो कहते हैं कि श्वान, युवान और मघवान ये एक ही श्रेणी में है। श्वान का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, युवान का मतलब भी समझ रहे हैं, जो युवा है, यूथ है, और मघवान दो, एक देवताओं का राजा जिसको इंद्र कहते हैं, और एक बादल, वो भी मघवा है और वो भी मघवा है। और ये तीनों भटकाव के शिकार होते हैं। तीनों, जो श्वान है आप देखते हैं ना, कोई लक्ष्य नहीं है, ये भटकाव के शिकार होते हैं। और जो युवा है, तो ईश्वर ने और सृष्टि ने युवा को ये चंचल मन दिया है कि खूब भटको, और जो भटका नहीं वो कहीं किसी एक विचार पर अटका नहीं। तो भटकना बहुत जरूरी है। ये जो निरक्षीर विवेक है, ये जो निरक्षीर विवेक है, ये जो दूध का दूध, पानी का पानी, ये जो संवादी करता है, ये निरक्षीर विवेक तभी होता है जब वो घाट घाट का पानी पी लेता है। तो आप मघवा रहो, बादल रहो। निदा फाजली कहते हैं कि युवाओं के लिए कहा है, बरसात का बादल भी, बरसात का बादल भी वही युवा, युवा, यूथ, मघवा। तो बरसात का बादल भी दीवाना है। अगर दीवानगी नहीं है तो युवा कैसे हैं? तो बरसात का बादल भी दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है और किस छत को भिगोना है। तो ये युवावस्था है। लेकिन जब स्वबोध होगा, आत्मनियंत्रण होगा और आत्मशक्ति आपकी सदैव चैतन्य रहेगी, तो यही युवा मन तय कर लेगा कि किस राह से बचना है, जिस तरफ कल आचार्य जी ने इशारा किया था, और किस छत को चयन करके भिगो देना है। वो हमारा भारत है, वो हमारा राष्ट्र है। आचार्य शंकर, भगवान शंकराचार्य, वो तो युवा होकर के ही चले गए, युवा होकर चले गए। कितनी अवस्था थी, पूरे भारत को मत डाला। पूरे अखंड भारत की जो वास्तुता कल्पना है, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, सब कुछ आचार्य शंकर युवावस्था में ही किया।
और उसका जो आलोड़न हुआ, जो बीजारोपण हुआ, वो वस्तुतः कैशोर्य से हुआ, किशोरावस्था में हुआ। और कैसे हुआ? ध्यान से हुआ। ध्यान, ध्यान यानी आत्म केंद्रित होना, और आत्म केंद्रित होना यानी आत्मनियंत्रित होना, और आत्मनियंत्रित होना यानी अपने भीतर एक वैचारिक अनुष्ठान की अधिस्थापना करना, और फिर पूरे भारत, पूरे विश्व को संचेतना के जरिए पूरी तरीके से अपनी विचारधारा से प्रभावित करना। स्वामी विवेकानंद, ध्यान, विवेकानंद शिला स्मारक का कल जिक्र हुआ था। ध्यान, ध्यान, ध्यान। जब ध्यानस्थ होंगे तब आत्म केंद्रित होंगे, जब आत्मनियंत्रित होंगे तब आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, तब स्वबोध होगा, जागरण होगा, स्वबोध, जागरण होगा। और हम तो कस्तूरी मृग हैं। स्वयंसेवक और संवादी तो कस्तूरी मृग की तरह होता है। उसकी नाभि में उसकी वैचारिकता होती है, उसकी सुगंधी होती है, वो शोर नहीं करता। और कस्तूरी मृग हमेशा ऊंचाई पर रहता है, उसका आसन उच्च होता है, उसका जो हैबिटेट, उसका जो पर्यावास है हमेशा हिमालय की ऊंचाई पर होता है, हिमालय। तो संवादी तो कस्तूरी मृग की तरह है, अपनी वैचारिकता की महक। कस्तूरी कुंडली बसे अमृग ढूंढे वनमाई। तो ऐसे बहुत से सन्नस्त भाव के संवादी हैं जिनकी अपनी जो वैचारिकता का अधिष्ठान है, उसकी जो महक, उसकी गंध, सुगंध, उसका जो फ्रेग्रेंस पूरे भारत में लगातार फैलता रहता है। और वो भी सदैव सादा सादा, सादा जीवन, उच्च विचार। तो ये जो कस्तूरी मृग है, संवादी, पत्रकार, उसकी अपनी वैचारिकता की जो सुगंधि, और सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, सुगंधि ही आपको पुष्ट करती है, आपकी वैचारिकता को पुष्ट करती है। यदि आप इस भारत के सच्चे अगर आप सहयोगी सदस्य हैं, तो आपकी जो वैचारिकता की पुष्टि है वो इस भारत को पुष्ट करेगी। और वो जो बीच बीच में अब हम लोगों का स्वभाव है, जब तक मनुष्य किसी की निंदा न कर ले तो जो पाचन क्रिया का अभ्यास है वो थोड़ा अपूर्ण रहता है। तो हम भी उसमें बह जाएं। तो ये जो वाम 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 वाम, तो आप समझिएगा, युवा तो समझते हैं बहुत तेजी से, आने वाली हर पीढ़ी पहले के मुकाबले बहुत लॉजिकल और तार्किक होती है। जिसको कहते थे कि वो जनरेशन गैप है, प्रत्येक आने वाली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की सुनती नहीं है, सुनती है। ये गलत बात है। वस्तुतः वो अधिक लॉजिकल होती है, अधिक तार्किक होती है, वो अधिक जिज्ञासु होती है, अधिक प्रश्न करने का सामर्थ्य रखती है, कोई भी पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी से। तो ये पीढ़ी का जो कल भी चर्चा हो रही थी, जनरेशन गैप और वगैरह वगैरह, ये जो चर्चा हो रही थी, तो वो जो वाम की बात होती है, तो किसी वाम का और किसी वाम मार्गी का जब तक वामांग जो है वो समृद्ध ना हो, उसकी किसी भी प्रकार की इंद्रिय चैतन्य हो ही नहीं पाती है। लेकिन जो ये दक्षिण है, ये जो दक्षिण है, जो दक्ष है, ये जो दक्षिण है, जो ये दक्ष है, ये जो दक्षिणात्य है, ये जो दक्षिणात्य है, वो जब तक वैचारिक रूप से संपुष्ट पुष्ट नहीं होता है और अपने वैचारिक अधिष्ठान की स्थापना नहीं कर लेता है, उसके पूरे शरीर की, काया की कोई भी इंद्रिय संतुष्ट नहीं होती है। ये अंतर है दक्षिण और वाम में, ये अंतर है। तो 4 मिनट अभी, 23 से 15:38, ठीक है। तो ये जो वैचारिकता की बात है, और उसके लिए मेरा लगातार आग्रह रहता है, चूंकि आप सब विद्यार्थी हैं, हम सब विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ, शिक्षार्थी हूँ, जीवन भर हम सब विद्यार्थी रहते हैं। और जिसने ये जान लिया कि हमने सब जान लिया, उसने कुछ नहीं जाना, वो अज्ञानी है और वो कीचड़ में डूबा हुआ है। एक थोड़ी सी जो मैंने भी बात कही, कस्तूरी और मृग की बात कही, जिसकी नाभि में सुगंधी होती है, तो एक लोक प्रचलित धारणा है कि ये जो माध्यम, समाचार माध्यम, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है।
ये अनौपचारिक धारणा है, ऐसी कोई लिखित और व्यवस्थागत व्याख्या नहीं है। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, ये हम लोगों को बना दिया गया। लेकिन है ये जो लोकतंत्र रूपी शरीर है, और हम विश्व के सबसे प्राचीन वैशाली सबसे प्राचीन, आज भी सबसे विशाल और सबसे पवित्र लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में जो बोलने वाला है, जो लोगों की आवाज को आगे बढ़ाता है, संसद है, विधायिका है। जो सुनने वाला है वो न्यायपालिका है, जो सबकी सुनती है। और जो देखने वाला है, सबसे साक्षात करता है दृष्टि, वो कार्यपालिका है। हम तो लोकतंत्र की नाभि हैं, जहां से पद्मनाभ भगवान विष्णु पोषण करने वाले की नाभि से, जहां से सृष्टि के नियंता ब्रह्म पद्मनाभ हुए, वो नाभि हैं। हम तो लोकतंत्र की नाभि हैं। और जो आयुर्विज्ञान और आयुर्वेद को समझते होंगे, तो पूरे शरीर की जो संरचना है, उसका जो केंद्र है, वो नाभि नाल ही है। मां के गर्भ में 9 महीने रहने के पश्चात जब वो हमको अपने से भौतिक रूप से, कायिक रूप से अलग करती है, और एक स्वतंत्र विकसित रूप से हमें थोड़ा सा अलग करती है, तो नाल ही कटती है। फिर हम हमारी तब नाभि स्वतंत्र होती है, और फिर हम एक मनुष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये जो संवादी हैं, ये लोकतंत्र की नाभि है। आयुर्विज्ञान में एक पूरी विधा है, इसमें पूरे शरीर का जो स्वास्थ्य है, वो केवल नाभि के माध्यम से है। जितनी भी बीमारियां हैं, अलग अलग प्रकार के तैल यानी तेल, उनका नाभि से संस्पर्श करा के आप उस व्याधि का उपचार करते हैं। और कोई नहीं है, पूरा विधा है। तो ये जो संवादी है और ये जो संवाद संप्रदाय है, हम सांप्रदायिक हैं और सांप्रदायिकता में हमारा पूरा विश्वास है। हम संवाद की सांप्रदायिकता में विश्वास करते हैं। हम लोकतंत्र की नाभि हैं। हम समय समय पर अपनी वैचारिकता से और उपयुक्त तेल के माध्यम से राष्ट्र की किसी भी प्रकार की व्याधि में अपना सहयोग करके उसकी व्याधि को दूर करने में योगदान कर सकते हैं, एक संवादी होने के नाते। और फाइनली अंतिम, आपने कहा ना कि जब तक अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो विद्वान नहीं बनेगा, तो अंततः कि जिसको भी स्वबोध होता है वो वट होता है, फाइकस होता है। जिसको भी स्वबोध होता है वो वट होता है, वो स्वकेंद्रित होता है, स्वनियंत्रित होता है। आपने अपने आसपास वट वृक्ष को देखा होगा, वो जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है, जितना ऊपर जाता है। और वो शाखा करणी में विश्वास करता है। आप समझ सकते हैं, एक वट वृक्ष ही ऐसा वैचारिक वृक्ष है जिसके अंदर सबको बोध हुआ, बुद्ध से लेकर सबको बोध हुआ। वो अपनी शाखा पद्धति में ही विश्वास करता था। आप समझ रहे होंगे, वो जितना ऊपर जाता है फिर उसकी ब्रांचेस आती हैं, लेकिन वो अपने मूल की ही ओर लौटता है, जो वट वृक्ष है। तो ये जो संवादी है, इसका जो आचरण है वो वट वृक्ष की तरह होना चाहिए। आप खूब ऊपर जाओ, खूब ऊंचे जाओ, अपने मूल को मत भूलो, अपने मूल तक लौटो, अपने मूल में बने रहो। ये जो भारत भवन का भारतीयकरण हो रहा है, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का जो पूरा संकुल है, वहाँ के जो कुल गुरु हैं, वहाँ के जो संकाय के अधिष्ठाता हैं, तो ये जो भारत भवन का, हम तो भारत भवन को दूसरे ही संदर्भों में लेते थे। तो ये जो आपने भारत भवन के भारतीयकरण का जो ये अद्भुत अनुष्ठान किया है, तो आचार्य पंडित जुगुल किशोर सुकुल, उनका कहीं भी आत्मा होगा, क्योंकि वो तो मोक्ष प्राप्त कर गए, वो बहुत प्रसन्न होंगे भाई। और जहां से वो थे
मूलतः आचार्य जुगुल किशोर शुक्ल, वहीं से वो भी हैं जिन्होंने भारत भवन के अभारतीयकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ही कुल है, एक ही जगह से, लेकिन उनको मोक्ष मिला, उनका आत्मा बहुत प्रसन्न होगा। तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। और भाई जैसा हम बाकी तो सब आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, व्याख्याता हैं, उनके सामने मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन बस मैं जो हमारे ये बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, विद्यार्थी हैं, मैं सब आपके प्रति शुभकामना प्रकट करता हूँ। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो संवाद माध्यम के 200 वर्ष पूरे होने के इस पवित्र अनुष्ठान के साक्षी बन रहे हैं। आपके पूर्व जन्म के कोई संस्कार हैं, आपके माता पिता के दिए हुए कोई संस्कार हैं कि आप इतने बड़े पवित्र वैचारिक अनुष्ठान में साक्षात कर रहे हैं, सहभागी हैं, साक्षी हैं। ईश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। नहीं, कोई जरूरत नहीं, अरे रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी। आपने इस सत्र की जो मूल भावना थी उस पर केंद्रित हमारे सामने संवाद, आध्यात्म, ब्रह्म, बीज, निष्पक्षता जैसे अनेक पक्षों पर बहुत खुलकर अपने विचार रखे और हम सबका मार्गदर्शन किया। विशेषकर जो हमारे बीच में युवा संवादी हैं उनके लिए आपका यह उद्बोधन मील का पत्थर है। और हम चाहते हैं कि सभी संवादी की ओर से इस बड़े संवादी को एक बार करतल ध्वनि से अभिवादन किया जाए। मैं इस कड़ी में अपने बीच पांडिचेरी से पधारे आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू को आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद मुकेश जी। सबको नमस्कार। प्रणाम उदंत के शीर्षक से हम जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय समविमर्श कर रहे हैं, तो उसमें आज दूसरे दिन पुनः आपके समक्ष उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। और इस समय मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय जी, श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी, श्री प्रफुल्ल केतकर जी और सूत्रधार डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी, और सामने विराजमान पूज्यवर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी और पूज्यवर कुलगुरु आचार्य विजय मनोहर तिवारी जी और मेरे प्रिय भाई प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी और कई आचार्यगण और वरिष्ठ पत्रकार। इतने नाम मैं लेते जाऊं, मेरा पूरा 15 मिनट का समय पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं इस भारत भवन में सबसे बढ़िया ये लगा, सब एक जैसे बैठ के पूरी तन्मयता के साथ कार्यरत लग रहे हैं। और विशेषकर कुलगुरु ने इस मंच को मुझे लगता है कि इसीलिए चयन किया होगा कि अपने छात्रों को कुछ सिखाएं। और ये जो 3 दिन का राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए, क्योंकि विश्वविद्यालय का नाम भी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं एक सवाल सीधा करूं, क्योंकि मुझे संबोधित यहाँ के प्रिय छात्रों को करना है। आप पत्रकार बन जाएंगे, किसी भी मीडिया का हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो। आज कोई एक पर केंद्रित नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रिंट में भी हो, फिर उसी वेब में समाहित हो जाएंगे। तब यदि आपसे सवाल करूं, आप कहाँ जाकर पत्रकार बनना चाहेंगे? हिंदी या अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे? दूसरी भाषा काले अक्षर बाइंस बराबर। तो राष्ट्रीय कहाँ हो गया? आप समझ में नहीं आया।
आप या तो हिंदी में लिखेंगे या तो अंग्रेजी में लिखेंगे। आपको ABCD मालूम है या AIE मालूम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब ये जो मुद्रित माध्यम जिसको लेकर हम लगातार प्रणाम उदंत मार्तंड के बहाने उदंत मार्तंड को लेकर बात कर रहे हैं और एक राष्ट्रीय पत्र के रूप में उदंत मार्तंड के इतिहास को लेकर हम जो बात कर रहे हैं, तो हमारा जो राष्ट्रीय वर्चस्व जो है वो हम में है। हम कहीं स्वा पर जो दो शब्द लगातार दो मेरे पूर्व विद्वानों ने दिया है और दोनों का जो आप में वो दृष्टि दी है, विशेषकर सबसे पहले बोलने वाले श्री प्रफुल्ल जी, श्री में सा है, प्रफुल्ल में पा है, दोनों भी है। स्वा पर 1 मिनट के लिए उसी पर मैं बात करूं। स्वा क्या है, पर क्या है? जब तक अपने तक सीमित हूं स्वा है, दूसरों का सोचूं पर है। पत्रकार का काम तो यही है। तो वो खुद का है तो अखबार छाप के अपने पास ही रख लेगा, दूसरों को देना है तो पर है। तो पत्रकारिता सेवा है, सेवा धर्म है, तो उसी पर केंद्रित होकर कई सारी बातें कही गई है, लेकिन मैं एक पर केंद्रित होना चाहता हूं। लेकिन उसके साथ साथ फिर जब स्वाधीनता की चेतना से हमारी पत्रकारिता की शुरू हुई, स्वाधीनता की चेतना नहीं होती भारतीय पत्रकारिता शुरू नहीं होती, कहता हूं मैं। और वो पत्रकारिता जो आप कह रहे हैं केवल लिखे पढ़े लोगों के लिए है क्या? है जरूर, क्योंकि बाकी नहीं पढ़ सकता ना। आज की स्थिति वो नहीं है। मैं आंख भी नहीं खोलूंगा लेकिन पढ़ लूंगा, कम से कम सुन तो लूंगा। अखबार भी खोलूंगा, मैं हेलो गूगल कहूंगा और पढ़ो कहूंगा, वो पढ़ देगा। तो कोई समस्या नहीं है आज के लिए। लेकिन उस समय की बात सोच लीजिए और आपको आश्चर्य होगा जब हमारे पास 1652 भाषाएं हम कह रहे हैं, लिपियां कितनी है बताइए? कितनी लिपियां हैं? 1 दर्जन भर लिपियां हैं। इन दर्जन भर लिपियों में हम अपने को 1-2 लिपियों तक क्यों सीमित करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप सब फिर किताब स्लेट लेके फिर लिखते बैठिए। एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये जो लिपियां हैं ये हमारी सांस्कृतिक प्रतीक है। बस हम जो कुछ कहना चाहते थे वो आप छोटे बच्चे को दे दीजिए, कोई भी बच्चा आप पूरे भारत में किसी भी कोने के 4 बच्चों को ले लीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप कहते हैं, कहीं के बच्चे को ले लीजिए। सबसे छोटे बच्चे को आजकल हम नहीं दे रहे हैं, पहले देते थे, एक स्लेट कलम देते थे। आजकल सीधा हम क्या दे रहे हैं? मोबाइल दे रहे हैं। तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। देने से यदि एक कागज कलम दे दीजिए या स्लेट पेंसिल दे दीजिए आप, तो बच्चा क्या करेंगे? गोल गोल कुछ लिख देंगे। ये उसके दिमाग में कुछ चिन्ह बन रहे हैं, वो बना रहा है। ये तो लिपियां हैं हमारे लिए। जो लिपियां हैं, मेरे लिए लिपियां कोई बंधन ही नहीं है, बिल्कुल बंधन नहीं है। तो अब क्यों नहीं है? आप यदि सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में यदि लिपियों को देखेंगे, जो राष्ट्रीय शब्द है वो आपके लिए सार्थक होगा। आप राष्ट्र में कहीं भी जाइए, किसी भी कोने में जाइए, तो वो आपका अपना ही लगेगा, आप पढ़ पाएंगे। ये जो मैं कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, विशेषकर बच्चे मेरे साथ शाम तक आते रहें। आप मुझसे पूछिए अलग से, क्योंकि विषय पर केंद्रित होना चाहता हूं मैं। फिर भी जो स्वभाषा की बात आई, स्वभाषा भारतीय भाषा और भारतीय भाषा पत्रकारिता के वैचारिक अधिष्ठान पर जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां भारतीय भाषा या भारतीय कहते ही यहां एक भाषा तक हमें सीमित होना पड़ रहा है। क्यों? अक्षरों की वजह से। बाकी साक्षर तो कहला रहे हैं आप। जब साक्षर कहला रहे हैं, फिर दूसरी लिपि के लिए निरक्षर हो गए। ये साक्षरता निरक्षरता की परिभाषाएं बहुत सीमित हो गई है। वैसे स्वा पर की भी परिभाषाएं हैं। अब स्वा मतलब अपना, पर मतलब दूसरा। अब मैं छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं, क्योंकि बच्चों को वो अच्छे लगेंगे, जानवरों की कहानियां। तो मेरे पास कई सारे जानवर, अभी घर से कॉल था, तो मेरे लिए जो प्रिय जानवर है वो ज़्यादा आज घर पे जो अकेली है मेरी
श्रीमती अब उनके साथ लगी हुई, रात भर सोने नहीं दी, वो मेरे साथ घुस घुस कर मेरे साथ सोने लगी। बोली वो बिल्ली है। और घर पे एक कुत्ता भी लाया, बड़ा कुत्ता लाया बेटा। अब कुत्ते को क्योंकि लोगों को डर लगता है बाहर ले जाएं, तो उसके लिए एक रस्सी चाहिए। एक नई रस्सी ऑर्डर किया था। मैं सोचा नया नया लग रहा है, कोई भी आपको नया लगे बच्चों को दिखा देते ना, ये आपको पहना देंगे। मैंने अपनी बिल्ली से कहा मैं आपको इसको पहना दूं मतलब रस्सी से बांध दूं। कभी मुझे छोड़ के ना जाने वाली बिल्ली भागने लगी। क्यों भागने लगी? तो परतंत्र नहीं चाहिए उसको, स्वतंत्र चाहिए, उसको आजादी चाहिए। उसको मैं रस्सी से बांध के रखूं, ये मेरी है बोल के, वो नहीं चाहिए था उसको। तो ऐसी दूसरी कहानी भी है मेरे पास, जो कल मैं गिलहरी की सेवा की बात कह रहा था। एक गिलहरी थी मेरे पास, जब मैं अकेला था एक सरकारी सेवा में रहते हुए, गिलहरी मेरे साथ थी। वो इसलिए थी मेरे साथ कि उसकी माँ से वो अलग हो गए थे, मेरे साथ थी। तो उसकी माँ क्या है उसको पता नहीं है, क्योंकि बचपन से उसको पाल के रखा। कभी मैंने पिंजरे में नहीं रखा उसको, जहाँ जाता था लेके जाने के लिए किसी में रखना पड़ता था। अब मान लीजिए इधर आया मैं, तो जो मुझे यहाँ भी आया था, मैं भोपाल में भी आया था अपनी गिलहरी को लेके, तो यहाँ आया मैं, यहाँ छोड़ देता उसको, जहाँ पसंद आए जाके वहाँ किसी कोने में जाके गिलहरी बैठ जाती थी। और जब मैं कहता मैं निकल रहा हूँ तो फिर भाग के मेरे साथ हो जाते। अच्छा, तो मैंने सोचा ये जो जाति है, यहाँ जाति का शब्द फिर जैसे, क्योंकि वहाँ जाति आया। अब आपके भाषाओं में जो अंतर है यहाँ पे, एक मिनट के लिए, जैसे जाति शब्द हम लोग जाति का नाम ले रहे हैं। अब हम भारत जातीयता, हम लोग जातीयता शब्द तेलुगु में जो प्रयोग करते हैं राष्ट्रीयता के अर्थ में करते हैं। आप जो राष्ट्र कह रहे हैं वहां जाति कह रहे हैं। अब जब हाँ सब जगह है, सब में है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग यदि ध्यान दें किस भाषा में किस दृष्टि से किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्वा पर की जो भावना है, विशेषकर मेरे साथ मंच पर जब मराठी भाषी, बांग्ला भाषी सारे बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पास पूरे भारत का वो भाषाओं का ज्ञान है। तो निश्चित रूप से जो स्वा की जो बात है, विशेषकर स्वा पर की बात, तो पर धर्म सरसी धर्म नहीं बाय, मतलब पर हित सरसी धर्म नहीं बाय, मतलब दूसरों के हित। तो वही तो पत्रकार का धर्म है। तो पत्रकार के धर्म में, जैसे मैंने आपसे सवाल किया आप कहाँ के पत्रकार बनेंगे, पूरे भारत के पत्रकार बनेंगे, पूरे भारत की चेतना में वो स्वा की भावना भरेंगे। तो स्वा की भावना बनने का मतलब वो संकुचितता नहीं है, बिल्कुल अपने साथ। मैं गिलहरी की कहानी यहीं छोड़ दी, कारण तो बाद में मैं उसको बताऊंगा जब आप लोग बाहर मिलेंगे। तो अब मैं ये कह रहा था, जब हमारे पास केवल 12 भारतीय लिपियां जो भी है, तो उसमें हम सारी भाषाओं को 1652 भाषाओं को लिख रहे हैं। कल परसों कोई कह रहे थे उस भाषा के लिए लिपि बनाएंगे, इस भाषा के लिए। क्यों बनाना भैया, बनाने की कोई जरूरत नहीं। आजकल वैसे साधन आ गए, जैसे आपके पास रेडियो और दूरदर्शन, मेरे पास समय की भी आ चुका है, रेडियो और दूरदर्शन जब आ गए हैं, तब अनपढ़ की श्रेणी अलग हो गई, क्योंकि वो भी आराम से समझ रहा था ना, आराम से आपको सुन पा रहा था। तो ये जो भाषाओं का जो बंधन है, हम विशेषकर भारतीय भाषाओं में आपसे सवाल करें, जो संजय भाई अपने मीडिया विमर्श जब निकाल रहे थे, मैंने कहा सारी भारतीय भाषाओं से संबंधित अंक निकालने का मुझे दे दीजिए दायित्व। तो क्यों मैं ये शुरू किया था, कारण उन भाषाओं में, उन पत्रकारिता में क्या बातें आ रही हैं ये आप नहीं समझ रहे, कारण आपके लिए लिपि बाधक है। तो लिपि बाधक मेरे लिए भी बन गई थी। मैं देवनागरी तो जानता था, जब उड़ीसा में प्रवेश किया मैंने, तो मेरे लिए लिपि वो समझ में ऐसी नहीं आ रही थी, कोई चींटियां जैसी लिपि लगने लगी, क्योंकि उसके गोल गोल तो है और दो दो पायर है उसके, ऐसे लगने लगे। तो ये देवनागरी जैसी नहीं लगी। आपको भी ऐसी लगेगी, जो बिल्कुल आप देखे चाहे तो उड़िया जो बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो फिर मैं उसकी संस्कृति के साथ, वहां के जो भी रहन सहन के साथ उसको जोड़ लिया, तो अब उड़िया लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं। कैसे संभव है, अलग से सीखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा आप वो ध्यान देंगे तो वही हमारी विशेषता है कि हम भारतीय कह रहे हैं। तो भारतीयता हम में इस रूप में समाहित है कि हम जहां कहीं भी रहें, और विशेषकर दक्षिण वो द्वार रहा आपके
पराधीनता का द्वार भी वही रहा, स्वाधीनता का भी द्वार वही रहा। क्यों? उसी समुद्री मार्ग से ही हमारे पास विदेशी आए, उन्होंने बस अपने को पराये बना दिए और फिर अपने में विभाजन पैदा कर दिया, और इतने सारे जो भी विभाजन की रेखाएं हैं उस वजह से हम अपने को अलग अलग मान रहे हैं। तो बिल्कुल हमें मानने की जरूरत नहीं है। हम जिस राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं वो राष्ट्रीयता सब में है, और उसमें एकत्व की जो भावना है, उसी भावना की वजह से पूरे दक्षिण में आपको आश्चर्य होगा, आप जाइए, जिस मद्रास की बात कहते हैं वहाँ तमिल विरोध कहते हैं, आपको आश्चर्य होगा, वहीं पे लाखों की संख्या में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी मिलेंगे आपको। यदि बेरोजगार की समस्या है यहाँ पे, आ जाइए, वहाँ हिंदी का जस्ट स्पोकन अंग्रेजी का यहाँ पे जो बोर्ड्स मिलते हैं आपके यहाँ, स्पोकन हिंदी लिख दीजिए आप, आपके पास कितने सारे बच्चे आएंगे देख लीजिए। तो ये स्थिति है, और मुझे यहाँ बुलाकर इस अवसर पर, विशेषकर ऐतिहासिक पड़ाव पर 200 साल उदंत मार्तंड के हम स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया गया, इसके लिए मैं आप सबके प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय श्री जयशंकर बाबू जी का। आपने बहुत छोटी जीवंत कहानियों से हमारा मार्गदर्शन किया, और मैं आदरणीय कुलगुरु जी से अनुरोध करूँगा कि कभी आप मास्टर क्लास जरूर कराएं ऐसे वक्ताओं का। इतने कम समय में ये सारा विषय आ नहीं पाता है, तो हम जरूर आपको कभी सुनेंगे अलग से जब तिवारी जी बुलाएंगे। मैं इस सभा में आज की सत्र अध्यक्ष प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो अपना उद्बोधन दें। परम पूजनीय आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर विजय मनोहर तिवारी जी, इस सत्र के विशिष्ट वक्तागण श्री प्रफुल्ल केतकर, डॉक्टर श्री जयशंकर बाबू, श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी एवं सूत्रधार डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी, तथा मेरे समक्ष बैठे हुए इस विश्वविद्यालय के और बाहर से आए हुए सभी प्राध्यापकगण, विशिष्ट अतिथिगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा सादर अभिवादन। हाँ, सबसे पहले तो आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? और ये कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 3 कारण हैं। एक है, आज विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म जयंती है, आज 9 मई है। दूसरी बात है कि बंगाल में भी जो है एक नया सूर्योदय हुआ है, और आज जो है शुभेंदु अधिकारी जी हमारे नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि इसके साथ साथ एक, जिसको कह सकते हैं कि एक काला युग जो पिछले कई वर्षों से बंगाल को जिसने ग्रास कर लिया था, उससे हमें मुक्ति मिली है। तीसरी बात है, वो भी बंगाल से ही जुड़ी हुई है, ये प्रणाम उदंत मार्तंड, जिसका कार्यक्रम इतने दूर आपने किया है, इसके लिए मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। जिस कार्यक्रम को शायद बंगाल में होना चाहिए था, उसे आप इतने बड़े, इतने विशाल आयोजन के साथ आप यहाँ पर कर रहे हैं। आज यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिका एवं संचार विश्वविद्यालय में आदरणीय कुलगुरु जी, मुझे आपका जो है हार्दिक अभिनंदन इसके लिए, और आपकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। अब इतनी सारी बातें जो है यहाँ पर हो रही है, इतने बड़े विशिष्ट पत्रकारों को आपने बुलाया, दिग्गज पंडितों को, प्रवक्ताओं को आपने बुलाया है, और मैं समझती हूँ कि ये कार्यक्रम महज एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये एक महायज्ञ है पत्रकारिता का। और इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए पूरे भारतवर्ष से आपने दिग्गजों को बुलाया है, और आपने मुझे भी जो है इस महती कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, इसके लिए भी आपको हृदय तल से आभार। मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे लोग अभी तक जो मेरे पूर्व जो वक्तागण बोल कर गए हैं, वो सभी विशिष्ट पत्रकार हैं। पत्रकारिता से जुड़े हुए अपने अनुभव को उन्होंने आपके सामने रखा। मैं पत्रकार नहीं हूँ, मेरा विषय भाषा और साहित्य रहा है, और जैसा कि आप जानते कि प्रशासनिक दायित्व भी मुझे मिले हैं,
लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे जो 2 गुरु हुए वो पत्रकारिता के साथ जुड़े थे और शीर्षस्थ व्यक्तित्व थे। एक थे आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी, मैं उनकी छात्रा रही हूँ और उनका स्नेह मुझे मिला, आशीर्वाद मुझे मिला है। और दूसरे थे डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी। तो मैं विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की कुछ चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक अनुवादक भी हूँ। उनकी एक बहुत प्रख्यात कविता है जो मैं समझती कि आज उस कविता की चंद पंक्तियों का मुझे यहाँ वाचन करना चाहिए। मैं हिंदी अनुवाद में मैं बोल रही हूँ। बहुत दिन हुए, बहुत व्याय किया, देखने गया मैं पर्वतमाला, देखने गया मैं सिंधु, देखा नहीं पर नयन भर के, घर से 2 कदम चल के, एक धान की शीश पर एक शिशिर का बिंदु। और वो शिशिर का बिंदु आप क्या जानते हैं? हमारे पड़ोसी प्रदेशों को। हम अभी जो है यहाँ पर अंग्रेजी के विशिष्ट पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो जो है अंग्रेजी के पत्रकार है, इसलिए भी उनको जो है वहाँ पर उनको शायद उनको स्वीकारा तो गया है, लेकिन वो आ गए हैं एक्सीडेंटली। मेरे साथ भी ऐसे कुछ एक्सीडेंटल बातें हुई हैं। मेरी मातृभाषा बांग्ला है, लेकिन मेरी धातृभाषा हिंदी है। धात्री मतलब जिसने मेरा पालन पोषण किया है, जिसने मुझे ये वाणी दी है कि मैं आज आपके सामने आपके समक्ष उपस्थित होकर कुछ बातें कह पा रही हूँ। और सारे भारतीय भाषा को मैं मैत्री भाषा कहती हूँ। इसके पीछे का कारण है कि ये बड़ा सुखद संयोग रहा है मेरे लिए। मेरे पिताजी सीमा सड़क जो संगठन है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में थे। पूरे देश भर में सीमांत इलाकों में उनको जाना पड़ता था और जहाँ जहाँ हम भी जाते थे वो क्या करते थे कि मुझे स्थानीय स्कूल में डाल देते थे। ये कभी नहीं उन्होंने कहा, जिस बंगाली अस्मिता के बार बार बंगाली और जो है मद्रासी और गुजराती और जिसकी बात होती है, अभी केतकर जी से बात हो रही थी, ये जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जानबूझकर का मतलब बनाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं जयशंकर जी से भी जो है सहमत हूँ। मैं आपके उस पर जो है बाद में आऊँगी, लेकिन मैंने जिस तरह से जाना है, मेरा जो स्वबोध है, बात तो यहाँ पर बोध की हो रही है, भारत बोध की, वो किस तरह से बना है। मैंने पहले सोचा था कि मैं बंगाल के सारे उन बड़े बड़े पत्रकारों को, आप जानते हैं कि वो एक नवजागरण का केंद्र था, वहाँ से इतने बड़े नाम उठकर आए हैं, लेकिन आप सब यहाँ पर इतने ज्ञानी गुणी हैं कि आपको मैं कुछ नया तथ्य दूंगी ऐसा मैं नहीं समझती। लेकिन मेरे भीतर जो एक भारत बोध, एक जो बोध है, वो कैसे पैदा हुआ, तो डेफिनेटली मैं उसको आपसे शेयर करना चाहूँगी। वैसे केतकर जी हैं, वो बड़े भाषा के बारे में है। अभी मैं शेर बोलूँगी तो बोलेंगे आप शेर क्यों बोल रहे हैं। मैंने इनको गुजरात में भी सुना, तो बड़े ओजस्वी वक्ता है। तो जैसा मैं कह रही थी कि जहाँ जहाँ वो डाल देते थे, जहाँ भी मुझे कहते थे स्थानीय स्कूल में, तो पहले मुझे बड़ी दिक्कत होती कि एक एक अलग अलग जगह पे जाना। जम्मू कश्मीर में गई, वहाँ पर कुछ सीखना पड़ा और वहीं के भाषा में सीखना। वहाँ से सीधे चले गए तो पंजाब, फिर पंजाब से सीधे चले गए पूर्वोत्तर प्रदेश। और लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं जहाँ जा रही थी उनके साथ जब मैं मिलती और उनकी भाषा को सीख कर अगर मैं 2 शब्द भी उनकी भाषा में बोलती तो तुरंत जो है मैं उनकी अपनी हो जाती। तो ये जो स्व का बोध है, मैं बंगाली, ये मेरे भीतर कभी नहीं पैदा हुआ। मैंने जो है भारत को भारत की तरह जाना है, एक ऐसा देश जहाँ इतने सारी भाषाएं, इतने उसकी संस्कृतियाँ, अलग अलग तहजीब, अलग अलग रीति रिवाज, खान पान, लेकिन इसके बावजूद भी एक सांस्कृतिक एकता है जो दरअसल इतने सारी भाषाएं विविधता के बावजूद भी पूरे देश भर को जो है वो बांधे रखती है। और निस्संदेह हिंदी इसमें एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। जहाँ तक अंग्रेजी की बात आती है, मैं इसे महज एक भाषा मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसके वर्चस्व से इतना डरना चाहिए, बल्कि अपनी भाषा को इतनी ताकतवर बनाओ, आप उसमें आप विमर्श कीजिए, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, तो फिर निस्संदेह अंग्रेजी के से डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो भी हो, मैं ये कह रही थी कि मैंने जो आपको कविता मैंने बताई ना, इस कविता का अर्थ है कि हम बाहर जाते हैं, बाहर की इतने इतने चीज़ों को देख के आते हैं, लेकिन हम कभी नहीं देखते कि हमारे पड़ोसी प्रदेशों में क्या हो रहा है, वहाँ क्या लिखा जा रहा है। मैं साहित्य के बारे में महज बोलूँगी, वहाँ की चीज़ों को हम जानने की ज़रूरत नहीं महसूस करते। अगर करते
तो निस्संदेह ये जो एक भाषाई जिसको लेकर एक विभेद पैदा करने की कोशिश की जाती, ये कभी होता नहीं। मैं आपको बताती हूँ, जिस नवजागरण के समय काल की बात हम कर रहे हैं ना अभी, जिन दिनों उदंत मार्तन जो है वो प्रकाशित हुआ, उस समय लेकिन आप मानकर चलिए कि वहाँ यातायात के इतनी असुविधाएं थी, इसके बावजूद जी ये पत्राचार होते थे हमारे बड़े लेखों के बीच, पत्रकारों के बीच। जिस राजा राम मोहन राय को, जिनको आप जानते हैं कि जिनके इसमें कि वैचारिक जो इस अधिष्ठान की बात हो रही है, अगर पत्रकारिता में वो आया है तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है वो। लेकिन हिंदी में आपको शायद, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों को पता है कि उन्होंने सबसे पहले जो वेदांत है उनका, जो है भारतीय वेदांत का जो है दर्शन का, उन्होंने छोटा सा एक संस्करण निकाला था और उसे हिंदी में निकाला था और उसका निःशुल्क वितरण करवाया था। तो उन्होंने हिंदी को चुना था, बांग्ला को नहीं। तो इस तरह से जो है ये जो बंगाली अस्मिता के बाद जो अभी हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी लगातार बोलती गई, दरअसल ये एक झूठा एक तत्व उन्होंने खड़ा किया था। बंगाली अस्मिता इतनी मतलब कमज़ोर नहीं है कि आप ये बोल दो बाहर बंगालियों को ये किया जा रहा है, मारा जा रहा है, वो जा रहा है और बांग्ला भाषा को अटैक किया जा रहा है और वो टूट गई, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा एक जो अनुभव हुआ, मैं आप बच्चों आपसे मैं अगर जो है इसको साझा करूँगी तो आप हैरान रह जाओगे। इतने वर्षों पहले जब मैं मिज़ोरम में मेरे पिताजी का तबादला हुआ और वहाँ जहाँ जैसा स्कूल रहता था मुझे पढ़ना पड़ता था और वही मैंने मीज़ो भाषा भी सीखी और बाद में मीज़ो से डायरेक्ट हिंदी में मैंने जो अनुवाद भी किया साहित्य अकादमी से। उस समय मुझे वहाँ स्कूल में पहले बार बहुत ज़ोर का झटका लगा जब वहाँ के बच्चे जो अंग्रेजी में ही बात कर रहे थे स्कूल में, क्योंकि वो मिशनरी स्कूल था, उन्होंने मुझे कहा, यू इंडियन, यू आर एन आउटसाइडर। आप सोचिए कि जो मिशनरी का, हम लोग ठीक है मिशनरी स्कूल जो है बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन देखिए धीरे धीरे कैसे उन्होंने उनके दिमाग में ये बीज बो दिया कि यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया, आप भारतवासी नहीं हो, भारत के लोग नहीं हो। तो मुझे वो सबसे पहले, तब मैं क्लास जो है 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो मैं घर आकर बोली कि माँ मुझे ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि तुम इंडियन हो, ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो बाद में मुझे मेरे पिताजी ने समझाया कि वर्षों पहले जब मिशनरीज आए थे तो उन्होंने पहले पूर्वोत्तर को चुना और उनका बिल्कुल जिस तरह से आप जानते हैं कि वैसे भी जो है जो नवयुवक होते हैं, जो युवा होते हैं, उनका जो मस्तिष्क होता है वो बिल्कुल मिट्टी के जो है ना लोदे की तरह होता है, गिल्ली मिट्टी की, उससे आप कुछ भी रूप दे सकते हो। तो उस समय उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि ये भाषा जो है अंग्रेजी, इसी से आप प्रगति कर सकते हो और ये जो पूरा भारत का ये है, आप इसका हिस्सा नहीं हो। और मानकर चलिए मेरा बहुत सारा जो है मेरे बचपन का एक बड़ा हिस्सा जो है पूर्वोत्तरी प्रदेशों में बिताया है। मैं उनकी संस्कृति से भी बहुत बहुत जो है जुड़ी थी। बाद में मैंने उनकी भाषा को भी सीखी और मैं देखती चली गई कि किस तरह से उसको जो है एकदम अंदर गहरे कहीं पर जो है उसको भीतर उसको जो है उस बीज को बो दिया गया कि आज भी जो है। लेकिन आज जब मैं उसके लगभग 15 वर्षों बाद जब मैं गई तो मैंने एक नया जो है वहाँ पर एक बदलाव देखा। अब वो हिंदी में बोलते हैं और वो अब अपने आप को भारतवासी मानते हैं। तो ये देखिए, ये बदलाव उनको स्वीकार करना पड़ा आखिरकार। और दूसरी बात ये है कि ये जो बार बार यहाँ पर ये जो वैचारिक अधिष्ठान के बात करते हुए ये स्वत्व, स्वाभिमान, भारत बोध, राष्ट्र निर्माण, लोक जागरण की बात आ रही है, तो मैं ये कहूँगी कि आज की पीढ़ी को देखकर मुझे कभी कभी मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। मैं बंगाल की बात कर रही हूँ कि वहाँ भी ये सारी चीज़ें जो जिन सच्चाइयों से, जिन जड़ों की ओर हमारे बच्चों को जाना था, उन जड़ों को बहुत सोच समझकर काटा गया। मैं आपको बताती हूँ कि पिछले 8 से 9 साल मैं प्रशासनिक दायित्व में थी। जिस तरह का विरोध मुझे स्वीकार करना पड़ा, आप जान के रखिए। आपने कहा कि 2 विश्वविद्यालय में, नहीं 3 विश्वविद्यालय में मुझे जो है ये दायित्व दिया गया था। लेकिन इसकी वजह क्या थी? जहाँ भी मैं जाती मैं कुछ सुधार करना चाहती थी। मैं जब कलकत्ता विश्वविद्यालय की मैं पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का मुझे सौभाग्य हुआ था। तो ये मेरी नियति है या दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए कि मैं जहाँ भी जाती जो सुधार मैं करना चाहती, शायद जिन लोगों ने जो है चुना था, मुझे तो खैर चुना था केसरीनाथ, आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी, वो उस समय हमारे कुलाधिपति जी थे आदरणीय, और उनका बहुत स्नेह था मुझ पर।
लेकिन बैठने के बाद जब भी कुछ सुधार मैं करना चाहती, चाहे वो फाइनेंस कमेटी में हो, फाइनेंस के संदर्भ में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के, मुझे तुरंत वहाँ से 2 साल बाद ही हटा दिया जाता, क्योंकि उनको भी लगता कि शायद ये इस योग्य नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ये करेगी नहीं। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि पिछले 2 साल पहले 2023 में एक ज़बरदस्त विरोध का मुझे सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के मैं दायित्व निभा रही थी, तो वहाँ मुझे जो है ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसको जो है मैं वहाँ पर करवाना चाहती थी। केवल कि केंद्र का विरोध करना है, इसलिए उन्होंने अपने तरीके से एक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बना ली और ITEP मुझे लागू करने नहीं दिया गया। लेकिन इसके ये नहीं कहा कि ये आप नहीं कर सकते। बॉर्डर से जो है 2 ट्रक भरकर एक विशेष संप्रदाय के लोगों को लाया गया और मेरा घेराव करा गया और लगातार जो है ये कहा गया कि आप जानते हैं कि 79% 79% जो है OBC के नाम पर वहाँ पर ये किया गया था, और उससे एक संप्रदाय बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो हमारा ही संप्रदाय है, वो उससे वंचित हो रही थी। मैंने उसका विरोध किया, तो इसके जो है इसे रोकने के लिए ये 3 दिन तक मुझे पूरा घेरा लगा कर रखा गया। तो ये चीज़ थी, क्योंकि मैं एक ऐसा काम करना चाहती थी जो सबके हित में हो। ये जो पत्रिका उदंत मार्तंड, इसका क्या था? हित का हित, हेत मीन्स हेतु, हित के हेतु। वो एक समय था जब पत्रकारिता का मिशन और विजन, क्षमा कीजिएगा मैं आप लोगों से कम जानती हूँ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ देश के उद्धार के साथ जुड़ा हुआ था। देश का जो है स्वतंत्र बनाना, जनता को जागरूक बनाना, उन्हें उनके अधिकारों से उन्हें जो है सचेतन करना और उन्हें तर्क शक्ति देना, उन्हें प्रश्न करने की एक जो है सूझ उनके भीतर जगाना, ये तो मिशन था। बाद में चलकर जब ये व्यवसाय से जुड़ा और ख़ासकर जब बड़े मीडिया हाउसेस आ गए और उसमें जो बिजनेस कंसर्न्स थे वो जब इससे जुड़ गए, तब लेकिन धीरे धीरे ये मिशन और विजन में कुछ कुछ परिवर्तन आ गया। और ये जो निष्पक्षता की बात आप कर रहे थे सर, कि कभी भी हम निष्पक्ष नहीं हो सकते। असल में कोई ना कोई किसी न किसी पक्ष में रहना पड़ेगा, और वो है सत्य या फिर झूठ, मिथ्या। किसी न किसी के पक्ष में हमें रहना पड़ेगा। जब हम सत्य के पक्ष में रहते हैं तो हमारा मिशन पूरा होता है, जब नहीं रहते हैं तो हम उससे उस लीक से हट जाते हैं, और तब हमारा स्वबोध स्वाभिमान कहाँ जाता है? हमारे बच्चे, ये जो आज का सर आपने, मैं कुलगुरु जी से कहना चाहूँगी, ये जो सर आपने जो ये कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम के सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो इसका जो उद्देश्य है, मैं समझती हूँ कि हमारे सारे बच्चों को, जो यहाँ विशेषकर आप संचार और विभाग और जो है पत्रकारिता विभाग से हो, तो आपने तो तय कर लिया होगा कि आप किस तरह से आगे चलोगे। आप क्यों पढ़ रहे हो उसका तो उद्देश्य जो है आपके पास स्पष्ट है ना, आप जानते हो कि आपको क्या करना होगा। लेकिन आप बताओ तो, आप में से कितने लोग जानते हो कि बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो बड़े समाज सुधारक थे, स्त्रियों के हित में। विशेषकर मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत हमारी छात्राएं हैं, बड़ी प्यारी सी छात्राएं सब सामने बैठी हुई हैं। मुझे आप लोगों से बहुत बहुत उम्मीद है। आप बताओ तो, क्या आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जानते हो? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक पत्रिका निकालते थे, सोम प्रकाश पत्रिका, और सोम प्रकाश पत्रिका में 1858 में पहली बार जो है स्त्री के अधिकारों की बात कही गई, स्त्री की सुरक्षा की, स्त्री की शिक्षा के, और जो बाल विवाह होता था उसका विरोध किया गया था, और विधवा विवाह के लिए कानून को जोरदार करने के लिए बार बार उसमें लेख लिखे जाते थे। और मैं आपको बताती हूँ, इन सोम प्रकाश की कॉपी, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि इनके द्वारा प्रतिष्ठित एक कॉलेज हुआ करता था, संस्कृत कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय में 2 मिनट में लूँगी। संस्कृत महाविद्यालय में मुझे जो है 2 साल के लिए मैं इंटरम वाइस चांसलर थी, और मैंने वहाँ पर देखा 30,000 मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपियाँ पड़ी हुई थी, जो कि बारिश से ख़राब हो रही थी। उनको मैंने डिजिटाइज करवाया। उसमें मैं हैरान हो गई, उसमें कुछ पत्र थे, पत्र मीन्स लेटर्स, जो कि बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर। और कवि वचन सुधा की कुछ एक पत्रिकाओं की जो मतलब कॉपीज़ थी वो मुझे मिली। सोम प्रकाश के तो मिले ही। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इसको लेकर कभी कोई शोध किया गया है? तो शोध के, मैं जो पत्रकार विशिष्ट बैठे हुए हैं, आप सभी जो है पत्रकारिता के एकदम आप शीर्षस्थ यहाँ पर विद्वजन हो, तो आप इन चीज़ों को खोजिए, देखिए। अच्छा, जब मैंने इसको जो है
वहाँ पर डिजिटाइज किया और मैंने कहा कि ये सारी जो है पब्लिक को इसकी एक्सेस मिलनी चाहिए, वो किया नहीं गया, वो मुझे करने नहीं दिया गया। मैं फिर वहाँ से चली आई और उन्हीं दिनों मैंने एक संदूक वहाँ से आविष्कार किया 200 साल पुराना, जिसमें मुझे एक बहुत ही अद्भुत दस्तावेज मिले, ऐतिहासिक दस्तावेज, जिसमें लिखा था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम करते हैं, वो इतने वर्षों पहले 1856 में उन्होंने वहाँ शुरू किया था। उसमें लिखा हुआ था कि एक स्त्री केवल विवाहित होने से ही उसके अधिकारों की सुरक्षा नहीं होगी, केवल उसको जो है शिक्षा दिलाने से ही उसके अधिकारों की सुरक्षा नहीं होगी। जब वो आर्थिक स्वावलंबिता उसको मिलेगा, जब वो कुछ उसके हाथों में कुछ पैसे आएंगे, तब वो निर्णय लेने के लायक मानी जाएगी। और उस समय उन्होंने 6 रुपये सबको देने के लिए किया था। 6 ऐसी स्त्रियां हैं जो अंगूठा छाप और उसमें से एक ने साइन करके ये पैसे लिए थे और उन्होंने उस फंड का नाम रखा था मुक्तकेशी। क्यों जानते हो? मुक्तकेशी हमारी जो विमेन एम्पावरमेंट की जो सबसे बड़े जो उदाहरण है वो है हमारी देवियाँ, हमारी दुर्गा, काली माता। इनको देखिए, मुक्त केश होते हैं, खुले होते केश, यानी शक्ति की ये सबसे बड़ी जो है स्रोतस्विनी है। और जो बालिकाएं विधवा हो जाती थी उनके केश मुंडन कर दिए जाते थे, क्योंकि वो भी मुक्त केश हो जाती थी, ताकि उनकी सुंदरता नष्ट हो जाए। तो कितना अद्भुत जो है इन दोनों में आप देखिए, एक फैलासी आप कह सकते हो कि एक सटारिकल एक नाम उन्होंने चूज़ किया था। तो ये ऐसे लोग थे और ये सारे के सारे जो है प्रतिबद्ध थे पत्रकारिता के। बस मैं 2 मिनट लूँगी। पत्रकारिता के प्रति, और इनके जो है इन पत्रिकाओं में बार बार ये सारी चीज़ें आई हैं। अच्छा, मैं खाली 2 मिनट आपके जो आपने कहा उस पर लूँगी। इन्होंने कहा कि लिपि की बात कर रहे थे मैं आपको बताती हूँ, लिपि की अपनी एक, हर भारतीय भाषा की अपनी जो है कुछ विशेषताएं हैं, लिपियों की कुछ विशेषताएं, उनको मिटाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सालों पहले शारदा चरण मित्र थे जो बैरिस्टर थे और राजा राममोहन राय के समकालीन थे। उन्होंने एक पत्रिका जो है, एक नागर परिषद लिपि की, एक लिपि परिषद की स्थापना की थी और कहा था कि पूरे भारतवर्ष को कोई लिपि अगर जोड़ सकती वो है देवनागर लिपि। लेकिन उन्होंने एक पत्रिका निकाली भी थी कि जिसमें उस लिपि में सारे भारतीय भाषाओं की कई रचनाओं का जो है वहाँ पर प्रकाशन होता था। लेकिन उससे कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग लिपि जिनकी है वो क्यों दूसरी एक लिपि की वर्चस्वता को मानेंगे, तो वो काम नहीं किया। लेकिन ये प्रयास हुआ था। आज आप ये जानिए कि यहाँ पर जो है ये जातीयतावादी की बात हो रही थी। तो जातीय होना, जातीयता क्या है असल में, क्या है? इसी को जो है हम लोग बांग्ला में राष्ट्रीयता नहीं कहते, हम कहते हैं जातीयता। तो शब्द में जो है अलग अलग इसमें मतलब एक समुच्चारित शब्द होते हैं, लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है। और कभी कभी इन भाषाई भिन्नता के कारण भी जो है हमारे बीच झगड़े हो जाते हैं। तो इन सब से हमें जो है बचना है। और आपने कहा कि स्लेट पेंसिल की बात, तो स्लेट पेंसिल देंगे तो एक क्रिटिकल थिंकिंग बचपन से होगा, और अगर आप उसको जो है पहले ही आप उसको मोबाइल दे दोगे तो उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है वो तो नष्ट हो जाता है। तो बातें बहुत सी है। ये एक ऐसा विषय है कि जिस विषय को सुनने के बाद या फिर उस पर जब आप बोलने आओ तो आपके आवेग जो है वो भीतर से आपको मथित करते हैं। ये तो एक सागर मंथन जैसा था, जिसमें मुझे लगता है कि हलाहल भी निकले होंगे और अमृत भी निकला होगा। बच्चों को वो अमृत मुबारक। हलाहल जो है वो हम अपने तक रखें और उनका समाधान करने की कोशिश करें। मैं समझती हूँ कि ये जो 3 दिनों का ये आपका आयोजन है, निस्संदेह ये कहीं ना कहीं जो है एक वार्ता, एक संदेश पूरे देश को पहुँचाएगी। और हम जो जिन पत्रकारों को तैयार कर रहे हैं वो वास्तव में अपने जड़ों से जुड़ेंगे। स्व यानी कि अपना देखिए, कितने पहले निराला लिख कर गए थे कि मैं शैली अपनाई, देखा दिखी एक निज भाई। अर्थात स्व की वेदना को उन्होंने विश्व वेदना से जोड़ा। जो खुद की वेदना को पहचानेगा वो सबकी वेदना को पहचानेगा। और इन सब की भारतीय जनता के जो है उनका शोषण, उनका किस तरह से दमन हो रहा है, जब आप इसको समझोगे, उनकी पीड़ा को समझोगे, वर्षों पहले क्यों ये मिशन शुरू हुआ था, जब आप उसकी जड़ तक पहुँचोगे तो आप जान जाओगे कि आगे आपका उद्देश्य क्या है। सबको बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कभी फिर बात होगी। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर सोमा जी, आपने बहुआयामी वक्तव्य दिया और हम सबको बहुत लाभान्वित किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। निश्चित ही शोध के क्षेत्र में बहुत काम होना बाकी है, आपने इस पर भी ध्यान दिलाया। मैं सभी मंचासीन अतिथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रफुल्ल जी, आदरणीय जयशंकर बाबू जी, आदरणीय विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी, आदरणीय सोमा जी,
आप सब ने इस सत्र को बहुत समृद्ध किया। मैं आप सब के प्रति कृतज्ञ हूँ। पूरे सदन की ओर से हम आप सबके प्रति अभिवादन व्यक्त करते हैं और अगले सत्र की ओर चलते हैं। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच के सामने स्थान ग्रहण करेंगे। अगला जो सत्र है वो भूमंडलीकरण के बाद का भारत और मीडिया, इस पर परिचर्चा है।